करूंगा, आप पहले सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब कर दिए तो कोई ऐसा नहीं कि आपने पैसा देके फंस गए यार आप कैसे करें, ऐसा नहीं। लगता है काम कर रही है तो अनसब्सक्राइब करना भी आपके हाथ में, इसलिए पहले सबके सब सब्सक्राइब करें। हो गया, कर लिए सबने। फिर नेक्स्ट चैनल है इंग्लिश ब्रेकफास्ट विद अशरफ, इंग्लिश ब्रेकफास्ट विद अशरफ, उसको टाइप कीजिए, इंग्लिश ब्रेकफास्ट विद अशरफ। उसको सब्सक्राइब कीजिए, इंग्लिश ब्रेकफास्ट विद अशरफ, उसको सब्सक्राइब करें। कर लिए। द लास्ट वन अशरफ इंगोरा लिखा हुआ है, इंग्लिश और पीडी पर है, वो लिखिए, ओपन कीजिए उसको। अशरफ इंगोरा, ASHRAF, अशरफ इंगोरा, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं रीजन बताऊंगा आपको क्यों करना है सब्सक्राइब। हो गया, प्लीज आगे नेक्स्ट। हाँ, आप लोगों के पास मोबाइल है, आप लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं। अब ये जो लिखा हुआ उसकी पिक लीजिए आप। द वेरी बेस्ट टाइम टेबल, दूसरा परीक्षा हवा या बगबियर नहीं है, इस नाम से ही मेरे वीडियो है। इसको वीडियो पिक ले लीजिए, आप लोग पिक ले लीजिए। हो गया, प्लीज अभी उसको मत चलाइए, पिक लीजिए। नेक्स्ट, ये स्ट्रेस मैनेजमेंट पर मेरे 4 वीडियोस हैं, इसकी पिक्चर ले लीजिए, स्ट्रेस मैनेजमेंट पर। नेक्स्ट, मार्वलस मेमोरी पार्ट 1 2 3 4 5, इसकी पिक ले लें। हो गया। देखिए, मेमोरी पर अवधेश सर बताते रहते हैं, वो एक डिफरेंट है, ये साइकोलॉजिकल न्यूरोलॉजिकल पार्ट है ये मेमोरी का। और इवन कई बार आपने ऑब्जर्व किया होगा कि एक कमरे से हम दूसरे कमरे में जाते हैं, बढ़ रहे हैं आगे, अरे यार क्या चीज के लिए मैं आया था, ये भूल जाते हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए 2 तरीके हैं। आप उस कमरे में तुरंत वापस चले जाओ, याद आ जाएगा। एक दूसरा तरीका ये है, आंखों को लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट मूव कीजिए, राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन के बीच में कनेक्शन होगा, आपको याद आ जाएगा। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं काम की जो आपको काम आएंगी। नेक्स्ट, पर्सनैलिटी टाइप ABCD, पिक ले लें इसकी, पर्सनैलिटी टाइप ABCD। ले लीजिए। अच्छा, ये लेना क्यों जरूरी है? जब आप किसी से बात करते हैं, चाहे वो प्रोडक्ट बेचने जाएं, चाहे आप एज ए टीचर बात कर रहे हैं, चाहे आप इंटरव्यू देने बात कर रहे हैं, उस आदमी को कितना जानते हैं, वो टाइप A है, टाइप B है, टाइप C है, टाइप D है। हर किसी में चारों टाइप की पर्सनैलिटीज होती हैं, लेकिन एक प्रीडोमिनेंट होती है। तो उसके हिसाब से आप उसको प्रोडक्ट बेच सकते हैं, उसके हिसाब से आपके सिलेक्शन के चांसेस होंगे। इसलिए आपको पहचानना है आप किस में आते हैं, टाइप A में, टाइप B में, टाइप C में, टाइप D में। सभी आप में है, लेकिन एक जो होता है वो प्रीडोमिनेंट होता है, मतलब प्रभावी होता है। ये आपको पहचान अगर आ जाएगी तो आप खुद को भी पहचानेंगे, दूसरों को भी पहचान लेंगे। नेक्स्ट, पहचानो कौन, लोगों को कैसे पहचाने, 2। और तीसरा, आई एम इंटेलिजेंट। ये तीनों पार्ट 1 3, तीसरे का पार्ट 1 2 3 पिक ले लीजिए। हाँ, नेक्स्ट है ये पोमोडोरो। पोमोडोरो का मतलब होता है टमेटो, टमाटर बोलते हैं। ये पोमोडोरो एक टेक्निक है, किस तरह से टाइम मैनेजमेंट करके स्टडी करें। और नीचे दिया मेमोराइज लॉन्ग आंसर्स इन शॉर्ट टाइम, इसकी भी पिक ले लें। हो गया। नेक्स्ट, हाँ, जो नए हैं उनको बता दें, जो हैं इसके पहले ज्वाइन कर चुके हैं वो देख चुके हैं। क्या दिखाई दे रहा है? केकड़ा दिखाई दे रहा है। केकड़ा ऐसा चलता है, केकड़ा सीधा नहीं चलता। तो एक बार क्या हुआ, बहुत सारे केकड़े और केकड़ियां जा रहे थे, तो पीछे की एक केकड़ी ने देखा
कि सारे केकड़ों में से आगे आगे एक केकड़ा सीधा सीधा चल रहा है, बाकी लोग ऐसे ऐसे चल रहे हैं। वो उसकी चाल पर मोहित हो गई, तेजी से उसके पास गई, जा करके बोलती है यू आर फेस इन द क्राउड, भीड़ में तुम अकेले हो जो सीधा चल रहे हो, बाकी केकड़े ऐसे ऐसे चल रहे हैं, मैं तुम्हारी चाल पर मोहित हो गई, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? तो केकड़ा वाज इन द एक्सटेसी ऑफ जॉय, केकड़े की खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि केकड़ी होकर के मुझे प्रपोज कर रही है। केकड़ा तुरंत तैयार हो गया और उसके बाद दोनों ने शादी कर ली। शादी करने के बाद नेक्स्ट डे वो केकड़ी देखती है उसका हस्बैंड केकड़ा और केकड़ों की तरह ऐसे ऐसी आड़ी चाल चल रहा है। फिर उसको आश्चर्य लगता है, उसके पास जाती, जाके बोलती है कल तुम्हारी चाल पर मोहित होकर के मैंने तुमसे शादी की, आज तुम और केकड़ों की तरह फिर ऐसे। उसके कारण आप में थोड़े समय के लिए बदलाव आता है तो मेरे यहां आना व्यर्थ होगा। आपके मेरे यहां आने से आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन होता है, तब मैं मानूंगा कि मेरा यहां आना सार्थक हुआ। ट्रांसफॉर्मेशन और चेंज में एक डिफरेंस होता है। ट्रांसफॉर्मेशन कैटरपिलर से बटरफ्लाई बनती है, ठीक है, बटरफ्लाई वापस कैटरपिलर में बदलती नहीं है, दैट इज द ट्रांसफॉर्मेशन। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर बहुत कुछ वीडियोस देखा होगा आपने, बहुत सारे प्रोग्राम्स वगैरह पढ़े होंगे, किताबों में सुने होंगे, कोई सेमिनार भी आपने अटेंड किया होगा। लेकिन व्यक्तित्व का विकास तब होता है जब आपके अंदर में वो चीज नेचर में, स्वभाव में आ जाए। आप लोग यहां बैठे हुए हैं, मैं आप ही लोगों से पूछता हूं, ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट सुना है आपने? क्या होता है व्यक्तित्व का विकास? कौन बोलेगा? इन हिंदी, इन इंग्लिश, विच एवर लैंग्वेज इज कंफर्टेबल फॉर यू। क्या होता है व्यक्तित्व विकास? बोलिए, हाथ उठाइए। इंटरैक्टिव सेमिनार है, ये मोनोलॉग नहीं है कि मैं बोलूं आप सुने, ये डायलॉग है, मैं बोलूं आप सुने, आप बोले मैं सुनूं। इसलिए बोलना सीखिए। पूरी लाइफ में कम्युनिकेशन स्किल के बिना सक्सेस कहीं पर नहीं है, तो बोलना आना चाहिए। गलत होगा कोई तकलीफ नहीं, बोले, वो फेस इन द क्राउड होता है कि भीड़ में कोई खड़े होके बोला। प्लीज बोलिए, व्यक्तित्व का विकास, इससे क्या आशा है? कौन बोलेगा? बोलिए। यस, क्या होता है व्यक्तित्व विकास? ऐसा होता ही नहीं, हर किसी का व्यक्तित्व है, इसलिए हर कोई जानता है व्यक्तित्व विकास क्या होता है। और कौन? यस, आप बोलिए। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। और कौन बोलेगा? इधर सामने से आप बोलिए। पर्सनालिटी डेवलपमेंट से मैं ये समझता हूँ किसी भी क्राउड में या सभा में कैसे बोला जाता है, कैसे आपका बॉडी, हाँ, दैट इज पब्लिक स्पीकिंग स्किल। हाँ, और सामने वालों से कैसे फेस किया जाता है, आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा होना चाहिए, बोलने की स्पीकिंग लैंग्वेज कैसा होना चाहिए। ठीक, ओके, प्लीज यू बी अ लिटिल लाउडर, थोड़ा जोर से बोलिए। विकास के माध्यम से ही हम अपने बातों को सामने रखते हैं किसी के साथ। चलिए ठीक है, इधर से। हाँ, यस प्लीज। व्यक्तित्व विकास में होता है कॉन्फिडेंस। इंसान के अंदर जो कॉन्फिडेंस होता है वो किस रूप में बाहर आता है, वही उसका व्यक्तित्व होता है। जो हाँ। भी काम करता है वो, तो उसका जो नेचर होता है उसके प्रति उसका कॉन्फिडेंस ही व्यक्तित्व है। ठीक, बैठिए। और गर्ल्स में से, हाँ बोलो। बाकी लोग तैयार है, मैं आऊंगा, किसी को बोलूंगा। व्यवहार गुण और क्षमता में विकास होना व्यक्तित्व विकास कहलाता है। ठीक, बैठिए। व्यवहार गुण और क्षमता में विकास होना, इधर से यू। थोड़ा जोर से प्लीज, क्वाइट। हम लोगों से कैसे बात करते हैं, हमारा नेचर उसके सामने कैसे आता है। ठीक, बैठिए। याद रखें, हर व्यक्ति अपने व्यवहार से अपने व्यक्तित्व का परिचय देता है। आपका व्यक्तित्व इस बात पर निर्भर करता है कि आपके वहां रहने से लोगों को अच्छा लगता है या वहां से चले जाने के बाद। मेरे प्रोग्राम के बारे में समीक्षा होगी मेरे जाने के बाद, अच्छा था, बुरा था, ठीक ठाक था, जो भी था। मेरे जाने के बाद मैं अपने अंदर ही समीक्षा करूंगा, ये यहाँ के बच्चे यार बहुत शोर शराबा, कोई डिसिप्लिन मेंटेन नहीं। या मैं इमेज लेके जाऊंगा, क्या डिसिप्लिन थी यार, क्या सीरियसली सुन रहे थे। ऐसे लोग होने चाहिए, ऐसे दर्शक होना चाहिए। ठीक, अब देखिए व्यक्तित्व विकास क्या होता है। व्यक्तित्व का विकास है, बंद कर दीजिए प्लीज, बंद कीजिए, अभी कुछ नहीं। व्यक्तित्व का विकास जो होता है,
पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इज द मिक्सचर ऑफ इननेट क्वालिटीज एंड अक्वायर्ड क्वालिटीज। इननेट क्वालिटीज या जेनेटिक क्वालिटीज, देखिए आप जो बैठे हैं ना अभी, ये हाथ फोल्ड करके एक चेयर देंगे प्लीज, ये कोई भी चेयर दें प्लीज, चेयर प्लीज। लोगों को आपने खड़े होकर स्पीच देते देखा होगा, ऐसा करके खड़े होते हैं, कुछ लोग बैठते हैं ऐसा करके बैठते हैं। इंटरव्यू में भी इसी तरीके से हाथ, कुछ लोग ऐसा फोल्ड करके और हाथ भी फोल्ड करके बैठते हैं। कभी भी इंटरव्यू में ऐसा नहीं बैठना है। इंटरव्यू में बैठना है पूरा ऐसा भी नहीं बैठना है, ऐसा भी नहीं बैठना है, नॉर्मल बैठना है, थोड़ा सा एक पैर आगे थोड़ा पीछे। हैंड रेस्ट है तो हैंड रेस्ट, हाथ यहाँ रख सकते हैं, नहीं तो अपने पैरों पे हाथ रख सकते हैं। चेहरे में हल्की सी मुस्कान होनी चाहिए, लेकिन ये नहीं कि कोई सीरियस, कोई ट्रेजेडी, कोई दुर्घटना के बारे में बात कर रहा है मुस्कुरा रहे, ऐसा नहीं, ठीक है। तो इसका वजह बता रहा हूं, ये साइंटिफिक वजह बता रहा हूं मैं। अमेरिका में 2 ग्रुप को लेक्चर दिया गया। एक ग्रुप को हैंडरेस्ट नहीं था, इसमें कुछ चेयर्स आती जिसमें हैंडरेस्ट नहीं होता, आपने देखा होगा शादियों में अक्सर जो टेंट हाउस वालों की चेयर्स होती है वो, वहां लेक्चर दिया गया और उनको कहा गया कि आपको लेग क्रॉस करना है, हैंड को फोल्ड करके बैठना है। और लेक्चर देने के बाद दूसरे ग्रुप को जब लेक्चर दिया गया, उनको अटेंटिव पोजीशन पर बिठाया गया और उसके बाद डिफरेंस देखा गया। तो डिफरेंस ये आया कि जो लोग निगेटिव स्टेट पर बैठे थे उनकी ग्रास्पिंग पावर जो थी 30% कम थी, वो आर्गुमेंटिव भी थे। इसलिए कभी भी इस तरह, अब स्पीच देने के लिए आदमी ऐसा करके खड़े होता है, आपने अक्सर लोगों को देखा होगा। ये क्या बताता है, निगेटिव, डिफेंसिव या नर्वस। आप नर्वस है तो इस तरह, बिकॉज वल्नरेबल पार्ट ऑफ द बॉडी ये होता है जिसको आप हाइड करने की कोशिश करते हैं। ये कॉन्फिडेंस इससे नहीं आता। अब स्पीच देना, आप लोगों में से किसी ने स्पीच दिया? किसी ने कभी 15 अगस्त, 26 जनवरी, टीचर्स डे, दिस एंड दैट, कोई आप दिए? आइए यहां। अब आपको स्पीच देने खड़े होना, कैसे खड़े होना है? देखिए बैठिए, स्पीच देने के लिए बेटा पेन देना। स्पीच देने के लिए आपको खड़े होना है। यह है नाभि, नेवल पोर्शन, ठीक है। इस ऊंचाई पर हाथ पे हाथ रख के आप चाहे लेफ्ट पे राइट रखें, राइट पे लेफ्ट रखें, कैसे भी आप खड़े हो सकते हैं। या हाथ में पेन है तो आप पेन रख के ऐसे खड़े हो सकते हैं, बोल सकते हैं। यहां अगर आपने ऐसा खड़े हैं और ऐसा कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है पीटी हो रहा है ना, ड्रिल कर रहे हैं, इस तरह। ये पोजीशन है नॉर्मल, ठीक। हाथ पैर की मूवमेंट चाहिए। इंपैक्ट बोले, वर्बल मटेरियल का प्रभाव होता है टोटल 7%। जो आपकी स्क्रिप्ट होती है उसका प्रभाव होता है टोटल 7%। तो ये एक वर्बल लैंग्वेज होती है, एक पैरा वर्बल लैंग्वेज होती है, एक नॉन वर्बल लैंग्वेज होती है। तो वर्बल का प्रभाव कितना पड़ा? 7% ओनली। पैरा वर्बल क्या होता है? मॉड्यूलेशन ऑफ द वॉइस, एम्फेसिस, स्पीड। तो जो आप बोलते हैं वो कैसे बोलते हैं, दैट इज पैरा वर्बल। उसका इंपैक्ट होता है 38%। और जो 55% इंपैक्ट होता है आपकी बॉडी लैंग्वेज का, दैट इज नॉन वर्बल लैंग्वेज। बिना, अच्छा, बॉडी लैंग्वेज का यूज स्टेज पर आने पर भूल जाते हैं। क्यों? ऑडियंस के सामने खड़े हैं, वो इतनी आंखों की तीर पड़ रहे हैं, ऐसा है ना, तो एक डर होता है, स्टेज फोबिया, ग्लोसोफोबिया कहते हैं। इसका तोड़ है डायमंड कट्स, डायमंड लोहा लोहे को काटता है। बार बार ऑडियंस को फेस करें। हर स्टूडेंट को मैं बोलता हूं ऑडियंस को फेस कीजिए। और एक और चीज जो आपको व्यक्तित्व में विकास करना है, कम्युनिकेशन स्किल कैन बी डेवलप्ड ओनली बाय कम्युनिकेटिंग विद पीपल ऑफ डिफरेंट टेम्परामेंट्स। अलग अलग टेम्परामेंट, अलग अलग मिजाज के लोगों से बात करने से आपका व्यक्तित्व का विकास होगा। अब बात करने का एक तरीका है, अभी आप लोग पढ़ रहे हैं, संडे इज द ओनली डे व्हेन यू हैव टाइम। सपोज हॉलीडेज आर द डेज व्हेन यू हैव टाइम। उस दिन आप कोई भी मार्केटिंग से रिलेटेड काम कर लीजिए। मार्केटिंग से रिलेटेड काम कर लीजिए, लोगों से मिलना है, अलग अलग लोगों से बात करना है। 50 बार रिजेक्शन मिलेगा, अब रिजेक्शन झेलने की भी आदी हो जाएंगे, कामयाब होने की भी आदी हो जाएंगे। तो इसलिए कुछ चीजें हैं जो करने से आती है, प्रैक्टिकली करने से आती है। इवन साइकिल चलाने भी आपको मैं थ्योरेटिकली बता दूं, किसी को साइकिल चलाना नहीं आता, इवन चला के बता दूंगा। देखो ये पैडल में पैर रखा, ये ऐसा पैर उठा करके बैठा, ये पैडल मार रहे, देखिए 90 के एंगल, ये घुमाया इधर, ये घुमाया इधर, देखिए ब्रेक लगा, ये उतर गया। देखने वाले लगे यार कितना आसान है, और उसके बाद उसको बोले वो पैर रखा और जैसा ऐसा पैर उठाया धड़ से नीचे। बुला लीजिए बड़े से साइंटिस्ट को अमेरिका से, बोलिए हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में गेड़ी चलाते हैं ना लोग, चला के बताएं।
चला के क्या खड़े नहीं हो पाएगा बराबर, क्यों? वो क्या करेगा, ऐसा उठाएगा, जबकि पैर और हाथ में सिंक्रोनाइजेशन होना, दोनों एक ही साथ उठने को होना, तब होगा। तो सो मेनी थिंग्स आर देयर इन लाइफ विच नीड प्रैक्टिस, तो आपको प्रैक्टिस होना चाहिए। वन मोर थिंग, आज की डेट में भोजन और इंग्लिश बराबर की जरूरत है। आप लोगों में से बीएड कर रहे हैं, तो जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है या पोस्ट ग्रेजुएशन, कोई किए पोस्ट ग्रेजुएशन, कोई एमए वगैरह किए इंग्लिश में, कोई नहीं किए? अच्छा, आप लोग हिंदी मीडियम के पढ़े कि इंग्लिश मीडियम वाले हैं? हिंदी मीडियम। ऑल द स्टूडेंट्स, आप लोगों को अपनी फ्लुएंसी इंप्रूव करना है, और फ्लुएंसी का इंपॉर्टेंस बता रहा हूं। आज की डेट में भोजन और इंग्लिश बराबर की जरूरत है, वेदर यू आर हिंदी मीडियम स्टूडेंट और इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट। अपॉर्चुनिटीज देखिए, एक टीचर आई मेरे यहाँ, 8,000 रुपए सैलरी मिल रही थी, एक स्कूल में डीडी नगर में पढ़ा रही थी, मेरे यहाँ क्लास ज्वाइन करने आए। मैं बोला आपको 25,000 सैलरी दिला, अरे सर कैसी बात करते हो? मैं बोला मैं दिला रहा हूँ, फ्लुएंसी इंप्रूव करो। मेरे पास टीचर्स क्या लिए ऑफर आते, ओनली वन कंडीशन इज दैट दे आस्क फॉर, क्या? द टीचर मस्ट बी फ्लुएंट इन इंग्लिश। अब आपको इंटरव्यू में इंग्लिश लिया, हमने कई स्कूलों में इंटरव्यू लिया, अब वहां इंग्लिश में आपको इंटरव्यू लिया जा रहा है, आपका जवाब इंग्लिश में चाहिए, आपको बोला जा रहा है ठीक है पढ़ाइए, अब आप पढ़ा के बताइए, इंग्लिश में पढ़ाना है। अगर आप नहीं पढ़ा पाए, यू आर रिजेक्टेड। अपॉर्चुनिटी मत खोना, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अच्छा, उसके लिए जरूरी नहीं कोई कोचिंग क्लास ज्वाइन करें। सर क्या करें, यहाँ कोई ढंग की कोचिंग नहीं, नो, कोई जरूरत नहीं। फ्लुएंसी आप इंप्रूव कर सकते हैं। अब इसका इंपॉर्टेंस मैं आपको बता रहा हूं, कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी, आपकी डिग्री होने के बावजूद भी आप खो सकते हैं। मेरे बेटे की बात बता रहा हूं, उसने बीटेक किया, बीटेक करने के बाद चूंकि वो मेरा बेटा था, क्लास में आना ही है, एक बैच ज्वाइन किया, 2 बैच किया, 3 बैच किया, 4 बैच किया, उसके बाद बोलता है पापा मेरी फ्लुएंसी इंप्रूव हो गई ना, बस अब मैं ज्वाइन नहीं करूंगा। मैंने बोला बेटा तेरे बाप की इंप्रूव नहीं हुई, तेरी कहां से हुई? बिकॉज लैंग्वेज इज द डीप सी, हाउएवर डीप वी गो वी कांट गेट द बॉटम। लैंग्वेज एक गहरा सागर है, कितनी भी गहराई तक जाएंगे आप तह तक नहीं पहुंच सकते, वो सारी जिंदगी का प्रोसेस है। तो फिर मैंने कहा जबरदस्ती मैं बोलूं तो उसको बुरा लगेगा, एक काम करते हैं, मैं बोला एक काम कर, जो लेट एडमिशन लेते हैं उनकी एक्स्ट्रा क्लास तुम लिया करो, ठीक। अब एक बहुत बड़ा अंतर क्या होता है, पढ़ने के लिए पढ़ना अलग है, क्योंकि 33% भी पास है, 100% भी पास है, लेकिन पढ़ाने के लिए पढ़ना अलग है। जब आप पढ़ाने के लिए पढ़ेंगे तो उस वक्त आपके कोई स्टूडेंट मिस्टेक निकाले वो आप पसंद नहीं करेंगे, इंसल्ट हो जाएगी। टीचर को नहीं आता, स्टूडेंट ने गलती निकाल दी, अब वो थॉरो स्टडी करने लगा। अंजाम ये कि बीटेक करने के बाद एमटेक करने गया राउरकेला एनआईटी, वहां से एमटेक किया, 12 में गुजरात में न्यूक्लियर प्लांट में 1 साल काम कर चुका था। उसके बाद उसको जॉब मिला बॉम्बे में पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में। शुरुआत में उसका था पैकेज 5 लाख रुपया, बॉम्बे में 5 लाख रुपए का पैकेज कोई बड़ी बात नहीं, मतलब 40-42 हज़ार रुपये महीने की सैलरी, कुछ नहीं है। लेकिन 3 महीने के बाद उसका ऑफर मिला, इजिप्ट में न्यूक्लियर प्लांट बन रहा है, सीमेंस कंपनी, सीमेंस जर्मनी की कंपनी, एमआरआई मशीन वगैरह बनाती है। तो उस कंपनी से उनको, कंपनी को काम मिला था वहां पर न्यूक्लियर प्लांट का, वो ऑफर मिला। उसके बाद इंटरव्यू हुआ। अब इंटरव्यू कौन लेगा, कहां पर जाना है, इजिप्ट में जाना है, इंडिया में नहीं हो। इंटरव्यू लेने वाला हिंदी में इंटरव्यू नहीं लेगा, इंग्लिश में इंटरव्यू लेगा। इंटरव्यू लेने वाला था ऑस्ट्रेलियन, इंटरव्यू हुआ टेलीफोनिक, फॉर 45 consecutive minutes इंटरव्यू was taken in, it was taken in English only। मेरे लड़के का सिलेक्शन हुआ, उसके और फ्रेंड से जो एनआईटी से एमटेक किए थे, लेकिन वो लोग कहीं कहीं जवाब देने में अटक रहे थे बिकॉज ऑफ फ्लुएंसी की कमी, और दूसरा जो था वो उनकी देवर स्टैमरिंग, देवर फम्बलिंग फॉर द वर्ड्स, सुटेबल वर्ड्स नहीं मिल रहा था, देवर नॉट सेलेक्टेड। उसके बाद 13 महीने का प्रोजेक्ट था, यहाँ 5 लाख से सीधा पहुंचा 18 लाख। 18 लाख का प्रोजेक्ट खत्म हुआ। अब वहां से आया तो क्या लगा उसके साथ, फॉरेन रिटर्न का ठप्पा। अब उसको जीई जो एडिसन की कंपनी है 132 साल पुरानी, उसमें उसको जॉब मिला, 14 लाख का पैकेज। कितने जल्दी, साल भर के अंदर उसको 18, या इंडिया में आने के बाद 14 तो बड़ी बात है, अगर विदेश में और कहीं जाता तो और भी मिलता पैकेज, क्योंकि पिछले पैकेज से अगला पैकेज ज्यादा होता है। आज वो स्टील कंपनी में मैनेजर है। किस वजह से, फ्लुएंसी की वजह से, नॉट बिकॉज ऑफ टेक्निकल नॉलेज, नॉट बिकॉज ऑफ द डिग्री विच ही हैड। उसके पास जो डिग्री थी फ्रेंड्स के पास भी थी, इवन उसका परसेंट उसके फ्रेंड से कुछ कम था, बट ही वाज सेलेक्टेड बिकॉज ऑफ बीइंग फ्लुएंट इन इंग्लिश। तो आज के डेट में आपको अपनी फ्लुएंसी इंप्रूव करना है। सर कैसे करें, आता है क्वेश्चन, बताओ कैसे इंप्रूव करोगे, कैसे करोगे, बोलो। हाँ,
एक तो ये होता है कि हमको नहीं आती सर इंग्लिश, कैसे इंप्रूव करें। दूसरा ये होता है सर कोई टॉकिंग करने वाला नहीं है तो हम अपनी इंग्लिश फ्लुएंसी कैसे इंप्रूव करें। कोई बात करने वाला चाहिए। अब ये भी समस्या है, कोई बात करने वाला फ्लुएंट है इंग्लिश में, आप नहीं बोलोगे, झिझक होगी आपको, यार मेरी हंसी उड़ा देगा गलत होगा तो। और किसी को नहीं आता उसके सामने बोलोगे तो बोलेगा जता रहा है ना। दोनों कंडीशन में प्रॉब्लम है। अब आपको फ्लुएंसी कैसे इंप्रूव करना है, चलिए मैं बता दूं। आई एम द ओनली ऑथर, एज मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, रीजन बता रहा हूं। आई एम द ओनली ऑथर इन छत्तीसगढ़ हु हैज रिटन 7 बुक्स ऑन इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। आई एम नॉट PhD, आई एम नॉट MA इंग्लिश लिटरेचर, आई एम जस्ट BSc बायोलॉजी हिंदी मीडियम। BSc बायोलॉजी हिंदी मीडियम, इससे ज्यादा मैं नहीं पढ़ा हूं। मैं कोई कोचिंग क्लास नहीं गया, किसी से एक सेंटेंस भी नहीं पूछा। और मैं रविशंकर यूनिवर्सिटी में, NIT में, कोलंबिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग फार्मेसी में, गुरुकुल गर्ल्स कॉलेज में, ऐसे 24 जगह पर गेस्ट लेक्चरर की तरह सर्विसेज दे चुका हूं। मेरे पास B.Ed भी नहीं है, मैं स्कूल का टीचर भी नहीं बन सकता, लेकिन मेरा वजन, कोलंबिया कॉलेज में कार लेके आती थी, कार छोड़ने जाती थी, हर लेक्चर का मेरे को 2 लेक्चर होते थे, 3000 रुपया पर डे लेता था। सामने वाला मुझे नहीं दे रहा, उस स्किल को दे रहा है। अब आप देखिए सुंदर पिचई, उसने IIT से डिग्री हासिल किया मेटलर्जी में। अब उसको पैकेज मिलता, क्या मिलता, 60 लाख का पैकेज, सॉरी हाँ 60 लाख का, 5 लाख रुपए महीना। 5 लाख रुपए महीना तो एक दिन में हुआ 16,666 रुपया। बड़ी रकम है, कुछ लोगों की 15,000 रुपये तो महीना सैलरी होती है। लेकिन वो वहीं पर नहीं रुका, वहीं पर नहीं रुका, आगे और किया, विदेश में जाकर के और पढ़ाई किया। आज उसकी एक दिन की सैलरी है सिर्फ 6 करोड़ रुपया। एक दिन की सैलरी 1 अरब 80 करोड़ रुपया पर मंथ कमाता है, नॉट ईयर। आज वो एवरीडे बंगला खरीद सकता है, एवरीडे BMW खरीद सकता है, मर्सिडीज खरीद सकता है, फेरारी खरीद सकता है। क्या है वो, दुबला पतला सा, सांवला सा, कोई चॉकलेटी गुड लुकिंग हीरो टाइप का नहीं है। वैल्यू व्यक्ति की नहीं होती, वैल्यू व्यक्तित्व की होती है। तो व्यक्तित्व का विकास जब हम बोलते हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की हम बात करते हैं, तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट इज द मिक्सचर ऑफ इनेट क्वालिटीज एंड एक्वायर्ड क्वालिटीज। इनेट क्वालिटीज क्या होती है, जेनेटिक क्वालिटीज। जेनेटिक क्वालिटीज क्या है, किसी का रंग बहुत फेयर है, वो जेनेटिक है, किसी का रंग कम है, वो जेनेटिक है। वहां पर हम कुछ नहीं कर सकते, फेयर एंड लवली लगा लो, कुछ भी लगा लो, वो कुछ नहीं होना। दूसरा जो पार्ट है जिसको हम डेवलप कर सकते हैं, और याद रखेंगे दुनिया में जितने भी अच्छे दिखने वाले लोग होते हैं ना, उनकी पर्सनैलिटी डेवलप नहीं हो पाती। क्योंकि दुनिया में हर आदमी, हर व्यक्ति चाहता है, हर लड़का लड़की चाहती है उसकी तारीफ हो। तारीफ कब होगी, कुछ होगा तो तारीफ होगी ना। अब कुछ होगा के लिए क्या करते हैं, या तो आपको ईश्वर ने दे दिया, आहा कितनी खूबसूरत, आहा कितनी खूबसूरत, यहाँ जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं, शादी में जा रहे हैं, पार्टी में जा रहे हैं, हर जगह, स्कूल कॉलेज जा रहे हैं, हर जगह कितनी खूबसूरत है। उसको कुछ करना ही नहीं पड़ता अपनी व्यक्तित्व के विकास के लिए, तारीफ होती रहती है, इसलिए एक्चुअल उसका व्यक्तित्व विकसित नहीं होता। और जो गुड लुकिंग नहीं होते वो भी चाहते हैं कि तारीफ हो, तो उसके लिए क्या करते हैं वो, कि लोग मुझे पहचाने। वो पहचान बनाने के लिए अपने अंदर की उन जो अक्वायर्ड क्वालिटीज को डेवलप करते हैं। अगर आप बोले सचिन तेंदुलकर 10वीं फेल, और एक बार नहीं 3 बार फेल, उसकी वाइफ जो है MD मेडिसिन, हाँ दिखने में भी कोई सचिन तेंदुलकर छोटा सा गिड्डा सा बट लीजेंड है। वैल्यू उसके दिखने पे नहीं है, वैल्यू उसकी उस क्वालिटी पे है जिसकी वजह से उसको सम्मान मिलता है। तो द इंपॉर्टेंट थिंग फॉर एवरीबडी टू अंडरस्टैंड इज दैट फर्स्ट इंप्रूव योर फ्लुएंसी कंसिडरेबली वेल। अपनी फ्लुएंसी को अच्छी तरह इंप्रूव करें सबके लिए। और कैसे इंप्रूव करना है आज के डेट में मैं बता देता हूं। मैं 10 दिन में अपनी फ्लुएंसी इंप्रूव किया। इज इट पॉसिबल? 10 दिन में फ्लुएंसी इंप्रूव करना संभव है क्या? हाँ, कैसे इंप्रूव किया, चलिए इसको बताते हैं। बस वो मेथोडोलॉजी भी मैंने YouTube में डाला हुआ, आप देखेंगे। मेरा नंबर भी आपके पास है, कभी पूछना है तो पूछ लेंगे, सारी चीजें मैं बता दूंगा। एक और चीज है, मैं इनके पास व्हाट्सएप करके भेजूंगा 3 पेज का चार्ट। उस चार्ट को आपको रट लेना है, कुछ नहीं करना है, बस 3 पेज को रट लेना है। फ्लुएंसी इंप्रूव करने की मेथोडोलॉजी आपको उसमें दी हुई है। और अगर जरूरत पड़ेगी तो मेरी बुक जो दिखाया था 5th बुक है, जो हमारे यहाँ स्टूडेंट्स को हम प्रोवाइड करते हैं, वो बुक से पढ़ सकते हैं। 656 पेज की बुक है, एवरीथिंग हैज बीन मेंशन देयर। और उसमें एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज कॉल्ड डिस्कोर्स मार्कर। पूरी दुनिया के किसी बुक में नहीं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंडिया, पूरी दुनिया के किसी बुक में नहीं है, तो मैं तीर नहीं मारा हूं। हाँ, लैंग्वेज का ऑथर जो होता है वो ऑथर प्लस कंपाइलर होता है। अपने मन से हम सहायक क्रिया का रूप कुछ नहीं बदल सकते।
तो डिस्कोर्स मार्कर मैंने इतने सालों में कलेक्ट किया। शुरू में स्टूडेंट्स को एक पेज देता था, बाद में धीरे धीरे बढ़ते गए, उसको किताब के रूप में मैंने दे दिया। उसके थ्रू वेराइटीज ऑफ द सेंटेंसेस बनती हैं। आज की डेट में मैं आपसे पूछता हूं, किसी से पूछना है बाजू में, आप टाकी जाते हैं, देर से पूछते हैं पिक्चर चालू हुए कितनी देर हो गई, कैसे पूछोगे इंग्लिश में? कोई बताएगा? जो बोलेगा उसको 200 रुपये इनाम। चलो, पिक्चर चालू हुए कितनी देर हो गई? हाउ विल यू आस्क? 400 रुपये। कोई? अब बताइए कितना कॉमन सी स्थिति है। हमारी डॉटर गई शादी के बाद, उसके ससुराल वाले साउथ में गए, अब वहां बात करें, लोग समझ नहीं रहे, तो फिर अरे वो ये इसके पापा इंग्लिश पढ़ाए, इसको बोल 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 ये बात करेगी। अब बताइए उस कंडीशन में क्या करोगे? तो आज की डेट में भोजन और इंग्लिश बराबर की जरूरत है। आप कैसे इंप्रूव करें, अब उस पर आते हैं। देखिए, मेरे दिमाग में एक बात थी, हजारों वर्ड याद कर लो, ग्रामर को चाट लो, इंग्लिश बोलना आ जाएगा। मैंने वही किया, हजारों वर्ड याद कर लिया, ग्रामर को अच्छी तरह रट लिया। लेकिन जैसे कहते हैं कि थ्योरी विदाउट प्रैक्टिकल इज ब्लाइंड एंड प्रैक्टिकल विदाउट थ्योरी इज लेम। थ्योरी प्रैक्टिकल के बिना अंधी और प्रैक्टिकल थ्योरी के बिना लंगड़ा। प्रैक्टिकल नहीं करोगे तो साइकिल चलाना, गेड़ी चलाना कुछ नहीं आता ना, प्रैक्टिकल करने से आएगा। अब किससे बात करें, ये भी एक समस्या। जिसको आती है तो वो तुम्हारी हंसी उड़ाएगा, जिसको नहीं आती तो बोलेगा यार ये कहाँ जता रहा है, इंग्लिश में बोल रहा है। एक द बेस्ट फ्रेंड ऑफ यू इज ओनली यू। आपका सबसे अच्छा दोस्त आप ही हैं। और चूंकि मैं 6th क्लास से लेकर ग्रेजुएशन करते तक लाइब्रेरी लगातार गया हूं मैं, तो मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी। उसमें ये चीज बताई गई है कि एक व्यक्ति के दिमाग में एक दिन में 40 से 70 हजार तक थॉट्स आते। ये स्पीड नहीं बढ़ती क्या फैंस की? उधर की फैंस की स्पीड नहीं बढ़ती क्या? हाँ बढ़वाइए ना, इधर काफी वो है एकदम स्लो। तो एक दिन में एक व्यक्ति के दिमाग में 40 से 70 हजार थॉट्स आते हैं। अब एक सिंपल तरीका बता रहा हूं। एवरी डे आपको सिर्फ ये देखना है कि आपका पढ़ा हुआ, आपका किया हुआ सही है कि नहीं। एवरी डे जस्ट थिंक इन इंग्लिश, मेक ए हैबिट टू थिंक इन इंग्लिश। आदत बना लीजिए इंग्लिश में सोचने की। अब जैसे सुबह उठते, अरे यार मेरे को ब्रश करना है, मेरे को ब्रश करना है, या मुझे जाना है, सिंपल, आई हैव टू गो, आई हैव टू क्लीन माई टीथ। इस तरह किसी ने पुकारा, आ रहा हूं। अब आप आ रहा हूं कैसे बोलोगे इंग्लिश में? जस्ट कमिंग, जस्ट कमिंग। कई बार हिंदी में भी हम बोलते हैं आ रहा हूं, बोलते हैं मैं आ रहा हूं, बोलने की जरूरत नहीं होती, तो आप सब्जेक्ट और ऑक्सिलरी हटा देते हैं। तो वो एक जो चीज है, मेक ए हैबिट टू थिंक इन इंग्लिश, मेक ए हैबिट टू टॉक विथ एवरीबॉडी इन इंग्लिश वेदर यू आर स्पीकिंग करेक्टली और नॉट। बट don't make a habit to speak only in English, try to speak English correctly, because एक बार wrong बोलने की आदत हो जाएगी ना तो उसे छुटकारा मिलने में तिगुना टाइम लगेगा, गलत इंग्लिश बोलोगे तो। अब जैसे एक एग्जांपल देता हूं। कुछ लोग बैठे थे, एक आदमी गया और बोलता है इफ यू डोंट माइंड प्लीज शिफ्ट अ लिटिल। बेंच थी, वहां बैठे थे, थोड़ी सी जगह थी, अगर आपको बुरा ना माने तो थोड़ा सा हटिए। वो आदमी हट गया, ये बैठ गया। तो एक लड़का था, वो रेपिडेक्स में पहला दिन दूसरा दिन टाइप का होता है ना, शुरू में वही एक अकेली बुक थी। तो उस लड़के ने बोला यार अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, मैं भी इसको रट लेता हूँ, कहीं पर जरूरत पड़ी मैं बोलूंगा। उसके बाद वो गया रेलवे स्टेशन में, कुछ पढ़े लिखे लोग बैठे हुए थे, वहां पर उसको बैठना था। तो उसने बोला इफ यू डोंट हैव माइंड प्लीज शिफ्ट अ लिटिल। बड़े नाराज हो, बोले बदतमीजी करते हो? तो बोले सर मैंने तो तमीज से बात किया, मैं क्या बदतमीजी किया हूं? तो बोलता है तुम, सामने वाला बोला तुमको पता है तुमने क्या बोला? तो बोले सर मैंने क्या बोला? बोले तुमने बोला इफ यू डोंट हैव माइंड प्लीज शिफ्ट अ लिटिल। इसका मतलब होता है अगर तुम्हारे पास दिमाग ना हो ना तो थोड़ा सा हटिए। इफ यू डोंट माइंड, बुरा ना माने तो हटिए। इफ यू डोंट हैव माइंड, अगर तुम्हारे पास दिमाग ना हो। कितना अंतर हो गया? इसलिए करेक्ट बोलने की कोशिश कीजिए। कोरोना पीरियड में मैंने ऑनलाइन क्लास लिया। अभी मैंने आपको वीडियोस, जो आपको चैनल का नाम और मैंने आपको उसको पिक्चर लेने बोला, सॉरी सब्सक्राइब भी करने बोला, उसके पीछे रीजन है। आपको क्या करना है, कोरोना पीरियड में मैंने ऑनलाइन क्लासेस लिया। बाद में मैंने ऑनलाइन क्लासेस के लिए जो भी आते हैं, तो मैं बोला फिर फीस देके काहे को ऑनलाइन क्लास करे किसी की। ऑनलाइन मतलब बहुत बड़ा एरिया, कई शहर उसमें कवर हो जाते हैं, स्टेट्स भी कवर हो जाते हैं। मैंने कहा एक काम करते, उनके सारे वीडियोस बना करके यूट्यूब में डाल देते। शॉर्ट वीडियोस है मेरे, लॉन्ग वीडियोस है मेरे, आप उसको देखिए, उसमें मेथोडोलॉजी भी दी है और उसके बाद उसी के हिसाब से फॉलो करना शुरू कीजिए। ठीक है, जरूरत पड़ेगी अगर तो मेरी बुक आपको मिल जाएगी
वो बुक से आप फॉलो कर सकते हैं, उससे स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि एवरी टाइम आप जैसे घर में बुक है चलिए पढ़ लिए, आप यूट्यूब में एक एक मिनट का जैसा आप यूं ही स्क्रॉल करते रहते हैं, हंसते रहते हैं, हाँ वेस्ट कर रहे हैं ना, उसकी वजह वो काम की चीज़ लीजिए इस तरह। लेकिन एक डेडलाइन सेट करना होगा अगर आपको अपनी फ्लुएंसी इंप्रूव करना है तो। इसलिए प्लीज़ थोड़ा सा सीरियस होइए, पर्पस लाइट में रखिए, सिर्फ कोर्स पूरा करना ये नहीं होना चाहिए। अब पर्सनालिटी डेवलपमेंट के प्रैक्टिकल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। बरसों पहले अवधेश ने मुझसे फर्नीचर लिया था। चैम्बर ऑफ कॉमर्स में मैं क्लास लेता था, तो बेंचेस और जो टेबल वगैरह था जो भी था उसने सब खरीदा था मुझसे। 20,000 रुपये हुआ, उसने मुझे शायद 20,000 रुपये उसने दिया था, 12,000 हुआ, 8,000 मुझे वापस देना था। अब वो भूल गया, मैं भूल गया। कहा 2008 की बात, लास्ट ईयर शायद मैंने उसको फ़ोन किया, अवधेश मेरा स्टूडेंट है चुका है, मैंने उसको फ़ोन किया और फ़ोन करके मैंने माफ़ी मांगा। बोले सर क्या बात है, क्यों माफ़ी मांग रहे हो? बोला पहले तो मेरी माफ़ी को स्वीकार करो। हाँ सर बोलो ना। बोला मैं तुम्हारा नंबर बताओ किस में मैं पेमेंट डालूँ? 8,000 रुपये डालूँ। सर काहे का? बोला वो 2008 या 9 के समय की बात है, तुमने फर्नीचर लिया था, मेरी एक कॉपी में लिखा हुआ दिखा, उसको 8,000 रुपये देना है। मैंने 8,000 नहीं दिए, कितने साल हो गए। उसके बाद कई बार मिला हूँ, यहाँ मेरे सेमिनार भी हो चुका, सब हुआ। ये क्या है? ज़मीर का जागना, ज़मीर का जिंदा होना, यह है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। ठीक है। दूसरा मैं अपने इंस्टीट्यूट का एक एग्जांपल देता हूँ। एक स्टूडेंट आया मेरे यहाँ, जब बहुत सारे स्टूडेंट थे 60-65, वो आ रहे, फीस दे रहे, मैं एंट्री करता जा रहा हूँ, एक लड़का इंजीनियरिंग कॉलेज का था, NIT का था वो, और आके उसने बोला कि सर मेरी भी फीस। मैं बोला हाँ ठीक है, एंट्री कर दिया। अब सब लोग का हो गया, मैं बोला ठीक है जाओ। वो लड़का चला गया, जाके बैठ गया। 15-20 दिन उसने क्लास ज्वाइन कर लिया। 15-20 दिन के बाद मेरे पास आता है क्लास में, बोलता है सर फीस। बोला तुम्हारी फीस पड़ गई है तो एंट्री किया हुआ। नहीं सर। बोले आपने एंट्री कर दिया था, ठीक है जाओ बैठो अपनी जगह पर। मैं जाके बैठ गया, अरे यार पैसा बच गया मेरा। क्या आया फीलिंग? पैसा बच गया मेरा। सर इतने दिन क्लास ज्वाइन करने के बाद मुझे गिल्टी फीलिंग होने लगी, मैं सही नहीं कर रहा हूँ, मुझे बेचैनी होने लगी, कॉन्शियस मेरा अंतरात्मा मेरे को कचोटने लगी, नहीं ठीक नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि उतने दिनों के अंदर उसको समझ में आया कि मानव क्या होता है, मानवता क्या होती है। और जब वो एहसास पैदा हुआ, वो ला के इतने लोगों के सामने फीस ला के दिया और बोला कि सॉरी मैं फीस नहीं दिया था, सर ने नोट कर लिया था, मैं भी अब खुश हो गया था, जाके बैठ गया था जाके। ये उसका व्यक्तित्व का विकास है। आप जापान में चले जाइए, पूरी दुनिया की एक अकेली कंट्री है जहाँ सेकंड का हिसाब है। हाँ, जापान में मीडिया के सामने आ करके, मीडिया के सामने रेलवे का ड्राइवर ने माफी मांगा, आज मुझसे ट्रेन 5 सेकंड लेट हो गई। फीलिंग है ना। हाँ, हमारे यहाँ क्या होता है, आपको असुविधा के लिए खेद है, हो गया, ट्रेन कितना घंटा लेट है? 23 घंटा लेट है। खेद क्या होता है? खेद वो जो रिपीट ना हो, रिपीट हो रहा है, बेशर्मी है, ढीठता है, वो खेद नहीं है। एवरी डे रेलवे स्टेशन में आपको खेदा वाला रेडीमेड मिलेगा। हम कहाँ से कुछ बन पाएंगे? जापान में ऐसे चौक में रख दीजिए आप मोबाइल को, मार्केट से 2 घंटे बाद आ जाइए, ले जाओ मोबाइल, हाथ नहीं लगाते लोग। वहाँ सुनामी आती है, घर पूरा तबाह हो गया, वो सामने वाले का सूटकेस खुला पड़ा है, सोने का जेवर पड़ा है, नहीं लगाते हाथ। आप नर्सरी PP1 PP2 क्लास में जाके देखिए, वहाँ पर आपको कोई भी काम वाली बाई नहीं मिलेगी, झाड़ू पोछा वाली कोई नहीं। बच्चे सब करते हैं, सब करते, क्लासरूम क्लीन करना ये वो सब करते। अरे हमको छांट के चुनना है, जो अच्छाइयाँ हैं उसको अपनाना है, जो बुराइयाँ हैं उसको छोड़ना है। उसके अलावा पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्या होता है? इन 35 सालों के अंदर मेरे स्टूडेंट्स ने मेरी लाखों रुपए फीस डुबोया, लाखों रुपए, छोटी मोटी रकम नहीं। किसका नुकसान किया उसने? मेरा किया? नहीं किया, खुद का किया। क्यों किया, कैसे किया, ये भी बताते। आप कुछ भी गलत कर लीजिए, कुछ भी गलत, चाहे धोखा देना, झूठ बोलना, बेईमानी करना, अमानत पे खयानत करना, किसी का पैसे का गबन करना से लेकर के बहुत कुछ भी कर लीजिए। जब आप लगातार वो करते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड पे ये मैसेज जाता है कि इसको ये चाहिए, इसको ये पसंद है। अब वो क्या करेगा, उसी को बटरफ्लाई इफेक्ट के थ्रू मल्टीप्लाई करके आपके लाइफ में भेजेगा, चाहे वो एक्सीडेंट के रूप में, चाहे वो बिजनेस के नुकसान के रूप में, या कुछ भी निगेटिव के रूप में, मल्टीप्लाई करके, कई गुना बढ़ा करके। छोटा छोटा काम एक्ट ऑफ काइंडनेस में आता है। आप जो छोटा सा काम कर रही है बहुत बड़ी बात नहीं हुई,
मेरा लड़का दुर्गापुर स्टील प्लांट में है, जब मैं गया था तो वॉकिंग कर रहा था, ऑन फुट जा रहा था। आइए आइए आइए। क्या नाम है आपका? दीपक। ओह, कुल दीपक। ये दीपक है, मेरा लंगोटिया यार है। पहले तो जिम नहीं होते थे, पहले अखाड़े होते थे, हम लोग जाते थे अखाड़े में, है ना, कसरत करते थे, मुग्दल घुमाते थे। ठीक है, बहुत इंटेलिजेंट है ये, है कि नहीं, है ना, सब लोग जानते हैं। अब मैं आपको एक घटना बता रहा हूँ। ये जूता पहन के आयो कि चप्पल? चप्पल पहन के, वो एक चप्पल पहन के, हाथ रखिए इधर सामने। ये चप्पल पहन के जा रहा था। एक बार क्या हुआ, रास्ते में जाते आते, हाँ बता रहे हैं ना आपके लिए, बता रहे हैं, ऐसा हाथ रखिए, ऐसे रास्ते में जा रहा था, जैसा पैर इसने बढ़ाया, अरे अरे यार चींटी मर जाती, और उसने चींटी को उठाया, उठा के अपने हाथ में यहाँ रखा। हाँ, अरे चींटी मर जाती आज मेरे से। तो चींटी बोली, थैंक यू दीपक, तुमने मेरी जान बचाई, आज मैं नहा धो करके आई हूँ, नए नए कपड़े पहनी हूँ, पता है क्यों? तो फिर ये दीपक ने पूछा क्यों? तो चींटी ने कहा क्योंकि आज मेरा बर्थडे है। तो दीपक ने क्या किया, हैप्पी बर्थडे टू यू, हो गया चींटी का बर्थडे। प्लीज, जिस चीज के लिए हम हजारों रुपए लेते हैं, हम मुफ्त में मिल रहा है। प्लीज टेक योर सीट एंड बी सीरियस एंड बी अटेंटिव। जो कुछ दिया जा रहा है आपके काम की चीज है, अटेंटिव होकर के उसको सीरियसली कीजिए, वरना टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं। तो इसलिए वो जो आपको मैं एग्जांपल दे रहा था, दुर्गापुर गया, मेरा लड़का वहां पर है स्टील प्लांट में, और वहां पर गार्डन में वॉकिंग कर रहा था। तो गार्डन में जो हरियाली थी, वहां से रोड पे, मतलब जहां वॉकिंग करते उस एरिया में कुछ अर्थवन, गंगरवा बोलते हैं हमारे छत्तीसगढ़ी में, है ना, तो वो सब आए, लोग चल रहे, वो जूते में कुछ लाए जा रहे। मैं गया, एक पुट्ठे का टुकड़ा उठाया, जो जो अर्थवन थे जिंदा उनको ले करके उठा के डालता जा रहा हूं। मैं 1 घंटा 1.5 घंटा वहां वॉकिंग किया, उठा के डालता जा रहा हूं। सब लोग देख के हंस रहे थे, सब लोग देख के हंस रहे थे। मैं क्या कर रहा था, गलत कर रहा था। मैंने जो किया मुझे नहीं मालूम उसका मुझे क्या मिला, लेकिन जो उसका मिलता है ना, वो मल्टीप्लाई होके कई गुना मिलता है, क्योंकि तुमने गलत नहीं किया, गलत नहीं किया। लाइफ में बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है, स्ट्रगल करना बहुत पड़ता है। आज मैं आप लोगों से पूछता हूं, मेरी उम्र क्या होगी, अंदाज से बताओ, गेस माई एज क्या होगी? हाँ आप बोलो, हेलो आप बताइए मेरी एज क्या होगी? अंदाज से, फेंकने में क्या जाता, बोलो। हाँ, मेरे पास पैसे का प्रॉब्लम जरूर है, बीमारी का प्रॉब्लम नहीं है। मेरे पास पैसे बहुत हो और बीमारी में हॉस्पिटल में दे रहा हूं, तो मेरी अर्निंग का मतलब क्या हुआ? सबको सब कुछ नहीं मिलता, है ना, बोलते हैं ना सरस्वती और लक्ष्मी में मेल नहीं होता। लेकिन मुझे जो मिला है वो बहुतों को तरसना पड़ता है। इस एज में लोग आईसीयू के चक्कर लगाते हैं। धमतरी 78 किलोमीटर है रायपुर से। 20 साल में साइकिल में गया हूं, 20 साल। मेरा भांजा आज बैंक में मैनेजर है, वो 8th क्लास में था। एक दिन मैं उसको घर में 2 साइकिल लेकर के आया, नई किराए की साइकिल, और सुबह मैं बोला सुबह 6 बजे चलेंगे कवर्धा। 8th क्लास में था मैं, साइकिल में, वो साइकिल में। काहे को जाते थे हम साइकिल में? काहे को जाते थे साइकिल में? पैसे की कमी नहीं मेरे भाई, साइकिल का किराया उससे ज्यादा लगता था। बस जब मैं पढ़ता था, या मतलब साइकिल का किराया ज्यादा लगता है बस से जाने से, है ना। मैं साइकिल में इसलिए जाता था, बेटा इस चीज को समझो, मेंटल टफनेस की टेस्ट होती है। हाँ, या तो आप टूटोगे या रिकॉर्ड तोड़ोगे। 120 किलोमीटर के करीब है। कई बार मन में आता है लौट जाए, यार थक गया, नहीं जा पाएगा, नहीं जा पाएगा, और आपके अंदर ये आग लगी है, ऐसे कैसे नहीं जा पाएगा, तो आप चले जाओ, या तो पीठ दिखा के वापस आ गए। मिलिट्री में यही होता है। आपके देश का सैनिक, आपके देश का सैनिक अगर मान लीजिए दुश्मन के सामने से भागता है, तो उसी देश के सैनिक को कहा जाता है गोली मार, अपने ही देश के सैनिक को। पीठ दिखाना नहीं है, तोड़ना खुद को नहीं है, रिकॉर्ड को तोड़ना है। मेक हैबिट प्लीज। नेक्स्ट नेक्स्ट। हाँ, ये जो है द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो मैं आपको बता रहा हूं, 5D।
और इसमें नीचे में जो है उसको चलाइए वीडियो, नीचे वाला, हाँ दिस वन। आप छोटा कीजिए तब चलेगा ना, फैले में थोड़ी चलेगा। ये वाला कीबोर्ड यूज कर लीजिए ना, क्या वो पूरा डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए ना। अप डाउन कीजिए उसमें, सीधा सीधा ना ना, वो जो पहले था आपने 5D वाला, 5D पे लाइन ऊपर है और ऊपर आइए। हाँ इसी में यह वाला है, नीचे जो दिख रहा है वो वीडियो, ये वाला, हाँ चलाइए। हाँ ऑडियो कनेक्शन है ना, थोड़ा सा आवाज बढ़ाइए और वीडियो बड़ा कीजिए ना। कैसे एक तरफ कट रहा है, हाँ वॉल्यूम बढ़ाओ, वॉल्यूम। कुछ खास बातें बताना चाहेंगे इसके बारे में कहने से पहले मैं सीधा स्टार्ट करूं, आगे आपको चीजें जैसे बताया समझ में आती है। हम सभी कामयाब होना चाहते हैं, कामयाबी के सक्सेस अलग अलग तरह के लोग अलग अलग पैमाने या पैरामीटर पर मेजर करते हैं अर्थात नापते हैं। कोई डॉलर को कामयाबी मानता है, कोई पोजीशन को, तो कोई पावर अवार्ड या फेम को कामयाबी मानता है। इच्छा को एम्बिशन में बदलने के लिए 5 चीजों की जरूरत है। तो कहते हैं कि एक दिन मैं बहुत बड़ा आदमी बनूंगा। अगर आप मुझसे पूछें कि तुम किस आधार पर कह सकते हो कि तुम बहुत बड़े आदमी बनोगे, तो उसके पास कोई सही जवाब नहीं होगा। वो कहता है कि ये तो पता नहीं, लेकिन मैं बनूंगा जरूर। एम्बिशन को गोल या लक्ष्य में बदलने के लिए सबसे पहले डेडलाइन या समय सीमा तय कीजिए कि हमें इस समय तक उसे करना ही है। बिना समय सीमा के कोई लक्ष्य नहीं, वो सिर्फ एम्बिशन ही है। ईश्वर ने हमें दुनिया में डेडलाइन के साथ ही भेजा है। इतने बजकर इतने मिनट पर इतने सेकंड में हम पैदा हुए हैं और इतने बजकर इतने मिनट पर इतने सेकंड में हम दुनिया छोड़ सकते हैं। हम स्कूल या कॉलेज जाते हैं, डेडलाइन है। ऑफिस जाते हैं, डेडलाइन है। बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट जाते हैं, हर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की अराइवल और डिपार्चर की डेडलाइन है। आपने इसको जो प्लेयर में डिसाइड करके सुना होगा, we shall overcome, we shall overcome, we shall overcome someday. Oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome someday. उसी तरह से नहीं मिलता है, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। इसे डिसाइड करना बंद कर देना। ये एक दिन क्या होता है? डेडलाइन कहाँ है? जब तक समय सीमा के डेडलाइन नहीं है, तब सिर्फ इच्छाओं की दुनिया में जी रहे हैं, पर चैन से बाहर नहीं। पॉज। दूसरी चीज जो कि बहुत जरूरी है, हाँ ये 5D है, ट्रांसफॉर्मेशन लाता है लाइफ में, और ये हम सीरियसली नहीं लेते। आज से आपको करना है और हम कोई नहीं करते, और करोगे तो रिजल्ट आएगा, नहीं करोगे तो रिजल्ट भी नहीं आएगा, है ना। हर पढ़ने वाले को पढ़ने का रिजल्ट मिलता है, नहीं पढ़ने वाले को नहीं पढ़ने का भी रिजल्ट मिलता है। जनरली हम नहाने जाते हैं, 15 मिनट नहाने में लगता है, ठीक। हम नहाने गए, गर्मी का मौसम है, बहुत गर्मी लग रही है, शावर चालू किया, बढ़िया लग रहा है, बढ़िया लग रहा है, 15 का 20, 20 का 25, पानी भी बर्बाद, समय भी बर्बाद। अब आप लोगों को कैसे मैनेज करना है एक एक पल, इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। बी हियर, यहाँ रहो। हाँ कैसे करना है, आप घड़ी देखिए, बाथरूम जाना है, नहाने के लिए घड़ी देखिए, 15 मिनट में एनी हाउ मुझे नहा के निकलना है, ठीक है। अब आप जाइए 15 मिनट में नहाइए, 15 मिनट में नहा के निकले तो क्या करना है, अपने आप को एप्रिशिएट करना है, वाओ आज मैं 15 मिनट में नहा लिया, ठीक है। और वारे मैं, इसका अंजाम क्या होगा, इसका अंजाम ये होगा कि आपके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर पॉजिटिव रिलीज होंगे। उसके बाद आपको लंच लेना है या ब्रेकफास्ट करना है, तो आप क्या करेंगे, ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, घड़ी देखिए, 10 मिनट में मेरे को खाना है। आप 10 मिनट लगा रहे खाने में, एक मॉर्सल बचा भी है, एक चौथाई बचा भी है, छोड़ दीजिए, 10 मिनट अगर हो गया। अब आप उठिए, फिर अपने आप को शाबाशी दीजिए, मैं 10 मिनट में कर लिया।
उसके बाद आप ये देखिए अभी कॉलेज में है, कॉलेज से निकले, छुट्टी हो गई तो घर कितने बजे पहुंचते हैं? हाँ, घर जब पहुंचते हैं तो उसका कोई ठिकाना नहीं, बाहर निकले दोस्त बात कर रहे हैं, यार बढ़िया आज ये हुआ वो हुआ, होगा। इस समय क्या करना है? घड़ी देखना है। आपको फ्रेंड से बात करना मना नहीं है, घड़ी देखना है। आप घड़ी देखें, ठीक है 10 मिनट में बात करूंगा, 10 मिनट बात कर लीजिए। उसके बाद फ्रेंड बोलता है अरे रुको ना यार, नहीं यार मेरे को जाना है, एनी हाउ निकल जाइए। आपको 21 डेज लगेगा, सिर्फ 21 डेज। ऑथर ने बुक लिखा साइको साइबरनेटिक्स। मैं 2 ही किताबें पूरी जगह पर जहां पर भी जाता हूं लेकर जाता हूं। यह है साइको साइबरनेटिक्स, मैक्सवेल माल्ट ने लिखा है, और ये जो है द मैजिक ऑफ थिंकिंग बुक बिग। आपको क्या करना है? 21 डेज तक जो काम करना है एनी हाउ कर लीजिए। आपको सुबह मान लीजिए 5 बजे उठना है, 5:30 बजे उठना है। जैसा आदमी उठता है, ठंडी का मौसम है, रजाई ठंडी लग रही है यार चल। और हम जनरली उठते हैं तो क्या करते हैं? रात को सोए, सुबह हमको उठना है, अलार्म बजी, टटोल के हम अलार्म बंद कर दिए, बस उठता हूँ 5 मिनट। हो सकता है 5 मिनट में उठ जाए, हो सकता है आपको फिर से नींद आ जाए। तो जो टाइम डेडलाइन है उसको बिल्कुल फिक्स करके कीजिए और उस डेडलाइन को फॉलो कीजिए। तो आपको चाहे फ्रेंड के साथ आपको बात करना है, फिक्स कर लीजिए। अच्छा, आप स्क्रॉल कर रहे हैं, ठीक है, आपको स्क्रॉल करना है, 1-1 मिनट का शॉर्ट वीडियोस आपको देखना है, 10 मिनट फिक्स कर लो, 10 मिनट एनी हाउ रोक दो। उसके अलावा आप मोबाइल में बात कर रहे हैं, ये घरों में लेडीज लोग को बहुत बड़ा प्रॉब्लम देखा हूं मैं। कहा सब्जी बनाए हंस, अरे भैया जो भी बनाई तेरे यहाँ भेज रही क्या? तू यहाँ पर है, वो दूसरे शहर में, क्या सब्जी बनाई? ये बेवजह की बातें। आप भी फ्रेंड्स में बात कर रहे, यार वहां गए, ये हुआ वो हुआ, मजा है, XYZ। नो, आप घड़ी देखो, 10 मिनट बात करना है, 10 मिनट हुआ, घड़ी में टाइम लिखा दिया हुआ है, आप उसको देखो और उसके बाद 10 मिनट देखो, 10 मिनट के बाद तुरंत उसको बंद करो, ठीक है। तो ये एक बार आपको 21 दिन तक करना है, 21 दिन तक लगातार करना है। 21 दिन वो पीरियड होता है जब स्ट्रगल पीरियड गुजर जाता है। हमको कौन बोलने वाला है टीवी देखो मत देखो, मोबाइल देखो मत देखो, कितने बजे उठो कितने बजे सो, एनी हाउ मुझे हर हाल में, चाहे बीमारी हो, तबीयत खराब हो, इवन बच्चों की तबीयत खराब रहती थी, बच्चे उठ जा 5:30 हो गया, अब उठ जा, तू अपना ब्रश कर ले, नाश्ता कर ले, दवाई पी ले, अब सो जा, लेकिन जो उठने का टाइम उठ जा। एनुअल एग्जाम के दिन भी हमारे यहाँ रात को 10:30 बजे के बाद लाइट नहीं जली। पढ़ना है अर्ली मॉर्निंग उठ के पढ़ो, रात को जाग करके नहीं पढ़ना है। कोई रिजल्ट खराब नहीं हुआ बच्चों का उस वजह से। तो ये जो होता है बॉडी क्लॉक होती है, आपका सोना है। हाँ, सोने की सबसे बड़ी बीमारी हम लोगों में आजकल क्या हो गई है? मोबाइल बिस्तर में जाएगा, उसके बाद मोबाइल लेके ऐसा ऐसा कर रहे हैं, ऐसा ऐसा हो रहा है। उसके बाद एक आदमी बोलता है यार मेरा 3 मोबाइल फूट गया। कैसे? अरे वो देखते रहता था, कुर्सी में बैठ के साला गिर गया, 1 बार 2 बार 3 फूट गया, अब नहीं फूटता। तो बोले क्यों? आप कुर्सी में बैठ करके मतलब देखते हो तो आप कैसे नहीं फूटता? या तुम देखना कम कर? नहीं बोले बिस्तर में बैठ के देखता हूँ, मगर छोड़ नहीं रहे। अभी हम बस में आ रहे थे, वो इतना छोटा सा बच्चा, माँ दे दी मोबाइल, अब वो बच्चा मोबाइल पे डूबा हुआ, नींद भी आ रही है, ऐसा ऐसा कर रहा है, माँ हटा रही मोबाइल, और एक बाजू में बैठी लेडी, उसके हाथ में गोद में बच्चा, पूरा वहां से आते तक, बेमेतरा पहुंचते तक रोया, बोला मोबाइल दे, बोला मोबाइल दे। ये क्या है मालूम है? बच्चे में क्या असर होगा, बड़े में क्या असर होगा? आक्रामकता बढ़ती जा रही है, एग्रेशन बढ़ता जा रहा है, मेमोरी कमजोर होती जा रही है, एब्सेंस बढ़ती जा रही है स्कूल कॉलेजेस में। हाँ, एब्सेंस, अनुपस्थिति बढ़ती जा रही है, पढ़ाई के प्रति रुझान घटता जा रहा है, ये पूरे ब्रेन को डैमेज कर रहा है, फोकस, अटेंशन, मेमोरी सब कुछ घटता जा रहा है। मेरे पास मोबाइल, मेरे कौन रोकेगा? ना मेरी माँ है ना मेरा बाप है, मगर मुझे नहीं देखना है, नहीं देखना है। 3 साल से हमारे यहाँ टीवी बंद पड़ी, हम देख ही नहीं रहे। टीवी का यूज हमारे सिर्फ इतना है कि क्लास में पढ़ा रहे, जैसे यहाँ शो कर रहे वैसे वहां शो करे, दैट्स ऑल। तो आपको एक एक चीज को गौर करना बेटा, बिल्कुल सीरियसली लीजिए, आज से कीजिएगा, बिना भूले कीजिएगा, और मुझे व्हाट्सएप करके बताइएगा सर मैं इसको फॉलो कर रहा हूं, फिर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है देखना। ये अपने आप टाइम मैनेजमेंट है, एक पोमोडोरो टेक्निक वो तो दिखेगा जरूर, लेकिन ये एक ऐसा टाइम मैनेजमेंट है, एक एक पल का सही इस्तेमाल होने लगेगा। तो आप नहा रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं, फ्रेंड के साथ बात कर रहे हैं, किसी के साथ बात कर रहे हैं, इवन टीवी देख रहे हैं, बिल्कुल हर हाल में इस तरह से एक हैबिट बनाइए, देन यू विल इजीली बी एबल टू मैनेज द टाइम। अब देखिए नेक्स्ट, क्या हो गया?
पीछे ले जाओ, हाँ इसी में चलाइए ना, उसको पॉज करने बोला था। अच्छा बैक कीजिए, बैक कीजिए। हाँ उसको शॉर्ट करना पड़ेगा ना वापस। चलाइए। हाँ चलाइए, बढ़ाइए थोड़ा आगे, जितना हो गया था बढ़ाइए, बढ़ाइए बढ़ाइए। बढ़ाइए 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 बढ़ाइए। ठीक है, अब इसके बाद देखिए कंटिन्यू। दूसरी चीज जो कि बहुत जरूरी है, जिसके बिना संकल्प पूरा नहीं हो सकता, वह है डायरेक्शन एंड प्लान, दिशा व योजना। एक व्यक्ति रेलवे स्टेशन टिकट काउंटर में जाकर के टिकट मांगता है, तो टिकट देने वाला पूछता है कहाँ जाना है, तो व्यक्ति कहता है पता नहीं, तो टिकट देने वाला कहता है जाओ सामने वाले काउंटर में जाकर के प्लेटफॉर्म टिकट लो, जाकर प्लेटफॉर्म में बैठना और सोचना कहाँ जाना है, जब तय करोगे तब आना और तब आकर के टिकट लेना। जाकर पेशेंट बदलने के आपको कहा है कि जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पे नजर, जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पे नजर है, आपको ने कभी भी हल नहीं किया। इसलिए कोशिश करने से कामयाबी नहीं मिलती, बल्कि सही दिशा में कोशिश करने से कामयाबी मिलती है। तीसरा ये है डिटर्मिनेशन या डिटरमिनेशन, बिकॉज डिटर्मिनेशन गिव्स यू रिजॉल्व टू कीप गोइंग इन स्पाइट ऑफ द रोड ब्लॉक्स दैट मे बी गोइंग। क्योंकि डिटर्मिनेशन आपको ये संकल्प शक्ति देता है कि आपके सामने क्या जितनी भी रुकावटें आ जाए, फिर भी नेवर गिव अप एटीट्यूड के साथ आप लगातार आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में 1984 पॉज करेंगे, पॉज। ये वीडियो देखिएगा, 1984 लॉस एंजल्स का जो ओलंपिक हुआ था, पहली बार मैराथन दौड़ उसमें महिलाओं के लिए ऐड किया गया था। जो मैंने आपको कहा ना कि हम बाइसिकल में गए, कई बार मन होता है रुक जा रुक जा रुक जा। ये लड़की जिस कंडीशन में वापस आई, ये डिहाइड्रेशन हो गया था, मर जाती रास्ते में, लेकिन इसका डिटर्मिनेशन देखो। जीतने वाले के लिए उतनी ताली नहीं बजी जितने इस लड़की के लिए ताली बजी थी। क्यों? क्योंकि वो ऐसा ऐसा चल रही है, लड़खड़ा के चल रही है, पैर ऐसा रगड़ा रहे हैं, हाथ बिल्कुल मूव नहीं कर रहा है ढंग से। इतनी तकलीफ के बावजूद डिहाइड्रेशन हो गया, शरीर में पानी कम हो गया, बाजू में मेडिकल पर्सनल चल रहे थे कि अगर वो बेहोश होती, कुछ होता तो उसको पकड़ ले, फिर भी वो मंजिल तक पहुंची और उसके बाद जाकर के बेहोश हो गई, मर भी जाती। दैट इज द डू और डाई एटीट्यूड, दैट इज डिटर्मिनेशन। लाइफ में ऐसा डिटर्मिनेशन करने वाले को या ऐसा डिटर्मिनेशन रखने वाले को दुनिया में कोई नहीं हरा सकता। चालू कीजिए। ओलंपिक में गैब्रिएला एंडरसन का परफॉर्मेंस देखिए, जो कि ओलंपिक हिस्ट्री में सबसे यादगार पलों में से एक है। वो फर्स्ट वीमेन ओलंपिक मैराथन में कम्पीट कर रही है। गर्मी और उमस की वजह से उसे बहुत ज़्यादा पानी की कमी अर्थात डिहाइड्रेशन हो गया है और मसल्स में बहुत ज़्यादा एटम में खिंचाव हो रहा है। इस फाइनल लेग में उसकी स्थिति बहुत ज़्यादा नाजुक हो गई है, शरीर में एटम हो गई है, लेफ्ट आर्म बिल्कुल ढीली हो चुकी है। वो बड़ी मुश्किल से एक ट्रेक से दूसरे ट्रेक लड़खड़ाते हुए चल पा रही है। मेडिकल पर्सनल उसकी मदद करने के लिए साथ साथ चल रहे हैं, लेकिन मदद लेना वो नहीं चाहते। देख रहे हैं मूवमेंट, ट्रैक से हट रही है इधर उधर। ये लास्ट 400 मीटर की दूरी पूरी करने में उसे 5 मिनट से ज्यादा घुटने रगड़ा रहे हैं। उसने 2 घंटे 48 मिनट और 42 सेकंड में 37वीं पोजीशन में ये बेहोश हो गई। ये बताया नेवर गिव अप एटीट्यूड। पॉज कीजिए। ये जो है ना, यही कामयाबी देता है।
हमने डिटर्मिनेशन कर लिया जाना है, 20 साल तक गए हम साइकिल में। ये नहीं बोलो कि हम तीर मारे, ये नहीं बोलो कि बहुत बड़ी बात हो गई, लेकिन इतना भी नहीं करते लोग। इवन मैं अपने यहाँ की क्लास में स्टूडेंट, मेरा एक्सीडेंट हुआ जब मिनिस्कस फटा, रीढ़ की 3 हड्डी डैमेज हुई, तब से मैंने बंद किया। अदरवाइज, और इवन डॉक्टर ने कहा था लाइफ टाइम पैर नहीं मोड़ना, कमोड का यूज करना। हालत ये खराब हो गई थी मेरी कि मतलब चलना मुश्किल था, और रीढ़ की हड्डी तो इतना कि 5 किलो से ऊपर वजन मत उठाना। आज 40 किलो का कार्टन भर के 2 कार्टन रखता हूँ, मैं बाइक में लेकर के गैरेज में जाता हूँ। डॉक्टर बोला, ईश्वर नहीं बोला, पैर को मत मोड़ना, लाइफ टाइम मत मोड़ना, तुम्हारा पैर परमानेंटली अब हो गया बेकार, ये देखिए पैर मत मोड़ना। तो अंदर ये चाहिए कि कर सकते हो, सब कर सकते हो। और अगर मान लीजिए यहाँ आते हो, तुम्हारा पर्पस यही है कि डिग्री मिल गई, उसके बाद दरवाजे खटखटाओ, कुछ नहीं होता उसमें। अपने अंदर की वो इच्छा शक्ति स्ट्रांग करो। आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। दुनिया का सबसे अनपढ़ वैज्ञानिक एडिसन, सबसे अनपढ़। हमारे यहाँ का बच्चा जो है ना, वो तो नर्सरी का बच्चा उससे ज्यादा क्वालिफाइड है। पूरी जिंदगी में 3 महीना स्कूल गया, उसकी टीचर ने उसके हाथ में एक कागज दिया था, जा अपनी माँ को दे देना। उस कागज को उसने अपनी माँ को दिया, उसकी माँ से पूछा, मम्मी क्या लिखा है इसमें? तो उसमें उसकी माँ ने पढ़ के बताया कि बेटा इसमें लिखा है कि तुम्हारा लड़का है, बहुत इंटेलिजेंट है, जीनियस है, हमारी स्कूल उस लेवल की नहीं है कि आपके बच्चे को हम पढ़ा सके, आप ही पढ़ाओ उसको। और उसके बाद जब वो बड़ा हो गया और फेमस हो गया, बाद में उसकी माँ की डेथ के बाद पेटी खोल करके देखा तो वही कागज उसको मिला। उसमें लिखा हुआ था, तुम्हारा लड़का एकदम बोदा है, हमारी स्कूल में पढ़ने के लायक ही नहीं है, हम इसको स्कूल से निकाल रहे हैं, आपको पढ़ाना है तो खुद ही पढ़ाओ। उसकी माँ ने क्या बोला, वो क्या साबित करके बताया। दुनिया में सबसे ज्यादा आविष्कार करने वाला वही। और वो जो हम बोलते हैं ना कि हमेशा याद रखेंगे, लाइफ में उतार चढ़ाव बहुत आएंगे, किसी नजदीकी रिश्तेदार की माँ बाप भाई बहन किसी की भी डेथ होता है, कुछ होता है, कोई भी तकलीफ होती है, फाइनेंशियल क्रंच होता है, बिजनेस का लॉस होता है, हमेशा एक चीज पर ध्यान रखना, सॉल्यूशन पे ध्यान दो, प्रॉब्लम पे ध्यान कभी मत दो। क्योंकि प्रॉब्लम का हम कुछ नहीं कर सकते, प्रॉब्लम पे ध्यान होगा तो अटैक होगा, ये होगा वो होगा, सब हो जाएगा। ऑलवेज फोकस ऑन सॉल्यूशन। उसकी फैक्ट्री में आग लगी जब उसकी उम्र 67 साल से ऊपर थी, आग लग गई, सब कुछ जल के खाक होने लगा, विस्फोट होने लगा। वो अपने बेटे चार्ल्स एडिसन को बुलाया, बोलता जा अपनी माँ को बुला के ला, बोलना अपने सारे फ्रेंड्स को बुला के लाए। ऐसी खूबसूरत आतिशबाजी फिर कभी देखने मिले ना मिले। और उसके बाद ऐसा सोचते खड़ा था तो पत्रकार बोलता है, क्या सोच रहे हो? बोलता है, वो ये डिजास्टर भी बड़ी ग्रेट चीज होती है, इसके साथ हमारी बहुत सारी कमियां, बहुत सारी खामियां भी जल के खत्म हो जाती। अब मैं ये सोच रहा हूं कि सुबह से इसका कंस्ट्रक्शन शुरू कराऊंगा, मेरे यहाँ जो एम्प्लॉय उसको नौकरी से नहीं निकालूंगा और एम्प्लॉय को रखूंगा, 2-2 शिफ्ट में काम कराऊंगा, और उसके बाद उसका गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, निगेटिविटी जो भी उसके माइंड में आई, सबको झोंक दिया नए आविष्कार करने में। और 3 हफ्ते के बाद उसने फोनोग्राफी की खोज की। उसको भी दुख हुआ होगा, उसको भी फ्रस्ट्रेशन हुआ होगा, उसको भी डिप्रेशन की फीलिंग हुई होगी, सारी निगेटिविटी को पॉजिटिविटी में झोंक दिया। ऑलवेज फोकस ऑन सॉल्यूशन, नेवर फोकस ऑन प्रॉब्लम। और उधर से $10 मिलियन कमा के दिखा दिया। तो ये जो होते हैं ये डाई हार्ड एटीट्यूड, ये रिकॉर्ड तोड़ने वाले होते हैं, खुद को तोड़ने वाले नहीं। तो ये सब कर सकते। उस लड़की को क्या मिला? कुछ नहीं मिला। जितनी अप्रिसिएशन, जितनी तालियां उसको मिली, वो जीतने वाले को भी नहीं मिली। वो मर भी सकती थी, डिहाइड्रेशन हो गया था, मसल पुल हो रही थी, पैर ठीक से नहीं चल रहे थे, पैर रगड़ा रहे थे आपस में। ये टेस्ट है आपकी डिटर्मिनेशन की। ऐसे लोग लाइफ टाइम नाकाम नहीं होते, क्योंकि एक नाकामी होती है ना, फेल्योर्स आर द पिलर्स ऑफ सक्सेस। आप पर कोई पत्थर मारता है, पत्थर को कलेक्ट करके सीढ़ी बना के निकल जाओ आगे, ये जरूरी है कामयाब होने के लिए। आगे प्लीज कंटिन्यू। सिंगल माइंडेड फोकस के साथ उस टास्क को पूरा करने की पूरी निष्ठा या आप जो भी कार्य ये जिम्मेदारी लेते हैं कि पूरी निष्ठा के साथ निभाएं। जब स्टूडेंट टीचर किसी ऑब्जेक्ट पर पढ़ते हैं तो स्टूडेंट सोचिए उस ऑब्जेक्ट का वो कुछ भी बिगाड़ नहीं पाती, क्योंकि वही स्टूडेंट टीचर किसी मैग्नीफाइंग ग्लास के थ्रू किसी कागज या कपड़े पर फोकस की जाती है तो उस कागज के कपड़े पर ध्यान रखना, ये होता है पावर ऑफ फोकस। और पांचवा जो है डिसिप्लिन या अनुशासन। अगर पॉज करो। डिसिप्लिन वर्ड सुना हुआ है और स्कूलों में डिसिप्लिन होता है, कॉलेज में डिसिप्लिन का डी भी नहीं होता। ठीक, स्कूलों में अगर आप देखें, यहाँ पर आप कॉलेज में आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, कैंपस में भीड़ लगी है, क्लास के अंदर नहीं है, ये देखने को मिलता है। स्कूल में भी डिसिप्लिन नहीं होता, स्कूल में रिस्ट्रिक्शन होता है, डिसिप्लिन नहीं। डिसिप्लिन रिस्ट्रिक्शन क्या होता है? अगर शोर मचाओगे पनिशमेंट होगी,
टेबल पे खड़े कर देंगे वगैरह वगैरह जो भी होगा, ठीक है। अगर टीचर क्लासरूम में नहीं है और बच्चे खामोश है, उसको बोलते हैं डिसिप्लिन। और आप लोगों की लाइफ में डिसिप्लिन के बिना कोई लाइफ ही नहीं है। सक्सेस लिखिए, लिखिए, सक्सेस इक्वल टू, सक्सेस इक्वल टू कंसिस्टेंसी, CONSISTENCY, कंसिस्टेंसी प्लस डिसिप्लिन। डिसिप्लिन की स्पेलिंग तो सामने है। सक्सेस इक्वल टू कंसिस्टेंसी प्लस डिसिप्लिन। बल्ब का आविष्कार किसने किया? हाँ, एडिसन ने नहीं किया है बल्ब का आविष्कार। हाँ, स्कूलों में हम यही पढ़ते आए हैं, बल्ब का आविष्कार एडिसन ने नहीं किया। बल्ब का आविष्कार बहुतों ने किया, हेनरी डेवी और भी लोगों ने किया। उनके बल्ब जले, धुआं देकर के बुझ गए। औरों के भी बल्ब जले, धुआं देकर के बुझ गए। एडिसन के भी बल्ब जला, धुआं देकर के बुझ गया। और वो लोग धीरे धीरे करके गिव अप करते गए, एक एक करके छोड़ते गए। और विंस लम्बार्डी ने कहा, ये सीखने की चीज है बेटा, अच्छी तरह समझ लो। विंस लम्बार्डी ने कहा कि विनर्स नेवर क्विट एंड क्विटर्स नेवर विन। जीतने वाला कभी छोड़ता नहीं और छोड़ने वाला कभी जीतता नहीं। और ये डाई हार्ड एटीट्यूड इसी को कहता है, नहीं जब तक कि मैं बल्ब जला के नहीं दिखाऊंगा मैं छोड़ूंगा नहीं। उसने लगातार कोशिश करता रहा, लगभग 9,999 बार कोशिश करने के बाद भी नाकाम हुआ। किसी ने उस पर सरकाज़्म किया, व्यंग, क्या 10,000 फेल्योर का रिकॉर्ड बनाना चाहते हो क्या? तो उसका जवाब था नहीं, मैं 9,999 उन तरीकों का इस्तेमाल किया जिससे बल्ब नहीं जलता। मैं 10,000वां तरीका, 10,001, 10,002 और लगभग 14,000 कोशिश के बाद उसने बल्ब जला के दिखा दी। तो ये जो है ना, ये एटीट्यूड चाहिए। ये कोई खास, अरे पढ़ा लिखा ही नहीं था, पढ़ा लिखा ही नहीं था, लेकिन एक दो तरह की पढ़ाई। आज हम बोले तो हम क्या है, कोई मेरे यहाँ आने वाले में इंग्लिश लिंग्विस्टिक पे है, एमए किया हुआ, और इंग्लिश लिटरेचर में भी एमए किया हुआ, आके मेरे यहाँ इंग्लिश सीख रहा है। डिग्री तो मुझसे ज्यादा उसके पास है। ज्ञान और डिग्री में अंतर है। ज्ञान अगर बोले तो हमारे बड़े दादा है, अगर तो हमारे दादा तो बहुत ज्ञानी है ना, क्योंकि उनको दुनिया का अनुभव है। तो इसलिए याद रखेंगे एक चीज जो इंपॉर्टेंट मैंने बताया, लाइफ में डिसिप्लिन, जो कि सेल्फ डिसिप्लिन इज द डिसिप्लिन। अब डिसिप्लिन की स्पेलिंग अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देखिए, प्लीज चलाइए। डिसिप्लिन के नंबर की स्पेलिंग के नंबर देखें तो डिसिप्लिन में डी का नंबर होता है 4, आई का नंबर होता है 9, एस का नंबर होता है 19, टी का नंबर होता है 3, फिर आई का नंबर होता है 9, टी का नंबर होता है 16, एल का नंबर होता है 12, आई का नंबर होता है 9, एन का नंबर होता है 14 और टी का नंबर होता है 5। अगर इन सब नंबर के टोटल को जोड़ा जाए तो टोटल होता है 100। समय पर आना और समय पर जाना, समय पर उठना और समय पर सोना, समय पर सारे काम करना सिर्फ यही डिसिप्लिन नहीं, बल्कि यह डिसिप्लिन का मतलब होता है कि जो काम जरूरी है उसे जरूर करना, चाहे वो कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, और जो काम गैर जरूरी है वो बिल्कुल नहीं करना, चाहे वो कितना भी आकर्षक और कितना भी आसान या सरल क्यों ना हो। तो ये पहला होता है डेडलाइन। बंद कीजिए इसको, नेक्स्ट पेज आइए, वीडियो बंद कर दीजिए, नेक्स्ट पेज में आइए। नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पे आइए। आगे आगे और आते जाइए, बढ़ते जाइए। इसको मैं अभी नहीं ले रहा हूँ, ये सब चीज़ें बता भी चुका हूँ पिछली बार। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। हाँ, बस क्या लिखा है? स्वयंवर, स्वयंवधु। स्वयंवर क्या होता है? हाँ, लड़की को ये अपॉर्चुनिटी मिलती है कि जितने हैं उनमें से वो चूज करे जिसको वो पसंद करती है, स्वयं का, है ना, वर के लिए चूज करे। स्वयंवधु क्या होता है? लड़कों को ये अपॉर्चुनिटी मिलती है कि ये लड़कियां इसमें से अपनी वधु चूज करें।
ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, डिस्टिंक्ट फोर्टे। इसको देखिएगा, इसको समझिएगा और अपनी लाइफ में कैसे करना है, क्या करना है वो कीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है बेटा कि जो भी मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ किसी काम की नहीं, जो मैंने बोला है ना 5D में सबसे पहले क्या करना है, उठना है। एक तो आपको कैसे करना है ये देखिए, हम नींद से उठते हैं और उसके बाद हमारे अंदर पॉजिटिविटी आती है कि निगेटिविटी, ये इस पर डिपेंड करेगा कि हम नींद से उठते कैसे। नींद से उठने के बाद बिस्तर से उतरने में कितनी देर लगती है, किसको ज़्यादा टाइम लगता है, 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, उठ रही हूँ, उठ रहा हूँ, होता है। आँख खुली, उठ जाओ। कैसे उठोगे, वाओ फीलिंग के साथ उठोगे। क्या फीलिंग आना चाहिए माइंड पे, वाओ आज का दिन तो बहुत अच्छा है। अच्छा होगा नहीं, सबकॉन्शियस पे प्रेजेंट में काम करता है, फ्यूचर पे नहीं। आज का दिन तो बहुत अच्छा है, आप उठिए उस फीलिंग के साथ, वाओ। अंदर में केमिकल चेंज होता है, पॉजिटिव न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं, आपके अंदर पॉजिटिविटी आने लगती है। ब्रश भी करना तो ऐसा नहीं, जा रहे बाथरूम तो ऐसा नहीं, आप फुर्ती से जाइए, ब्रश कीजिए, सब तैयारी कीजिए। आप पूरा सुबह उठ के जब आप ऐसे करोगे पॉजिटिविटी आएगी। सबसे पहले सुबह उठ के कभी भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना। ये उठ के जो हम लोग 99% लोग करते हैं ना, ये मोबाइल पढ़ा, नींद से उठे। कई लोग टॉयलेट जाना, वहां से आएंगे देखेंगे क्या है, स्क्रॉल करके देखेंगे व्हाट्सएप में क्या मैसेज आया। अवॉइड कीजिए इसको बिल्कुल भी, नींद से उठ के इसको नहीं देखना है। दूसरा क्या नहीं करना है, न्यूज़पेपर बिल्कुल नहीं पढ़ना, बिल्कुल भी नहीं पढ़ना। अगर कोई जरूरी है कि मान लीजिए आपको जॉब के लिए देखना, उतने ही देख करके रख दो, मत पढ़िएगा। सुबह पॉजिटिविटी आनी चाहिए, निगेटिविटी बिल्कुल नहीं। आपने जो सेंसेशनल न्यूज होता है वो फ्रंट पेज में देता है, हत्या कर दिया, मर्डर हो गया, डकैती हो गई, है ना, आगजनी हो गई, बम विस्फोट हो गया, ये सब। अरे क्या है क्या है, अरे तो आप क्या कर लोगे जब आप कुछ नहीं कर सकते? तो निगेटिव हार्मोन क्यों रिलीज कर रहे हो अंदर, निगेटिविटी क्यों ला रहे हो? उठिए, सबसे पहले ये कीजिए, उसके बाद प्रेयर कीजिए। प्रेयर किस लैंग्वेज पे करोगे? जिस लैंग्वेज पे प्रेयर करते हो उस लैंग्वेज पे नहीं। कौन सी लैंग्वेज पे करते हो? आप श्लोक बोलते हो, ठीक है, हम बोलते हैं अरबिक में बोलेंगे, वो ठीक है, कर लिए तो कोई तकलीफ नहीं, लेकिन प्रेयर करो उस लैंग्वेज में जिस लैंग्वेज को आप समझते हो। किसी के घर में किसी की तबीयत खराब हो गई, मंदिर में, मस्जिद में, गिरजा में, गुरुद्वारे में प्रार्थना करवाते हैं, बच्चे की तबीयत खराब है। प्रार्थना की शक्ति होती है लेकिन उसका प्रभाव कम पड़ेगा। क्यों? प्रार्थना करने वाला, करवाने वाला वो क्या है? इमोशनल अटैचमेंट नहीं है आपके बच्चे के साथ, वो वर्बली बोलेगा। माँ को कैसा लगेगा? माँ गिड़गिड़ाएगी, ईश्वर मेरे बच्चे को बचा दे, मेरे बच्चे को बचा दे, मेरे बच्चे की। ये फीलिंग सबकॉन्शियस ओनली स्ट्रॉन्ग इमोशंस को समझता है, स्ट्रॉन्ग इमोशंस को समझता है। तो वो जो पावर है उस चीज को जिस दिन आप समझने लग जाओगे, आपके अंदर शुरू सुबह उठ करके सिर्फ पॉजिटिविटी। एक सिंपल सी बात बता रहा हूं, एक गिलास में इतना सा पानी लो, उसमें एक चुटकी नमक डालो और उसको घोल लो, अब उसके बाद पियोगे, टेस्ट कैसा होगा? खारा होगा। अब अगर मान लीजिए एक जग में आप शक्कर डाल दो, ठीक है, और उसको घोल लो, अब उसके बाद शरबत बन गया, उसमें से एक घूंट आप पानी पियोगे, स्वाद कैसा होगा? मीठा होगा। अब एक जग शक्कर में एक चुटकी सी नमक डाल दो, उसको घोल दो, उसके बाद पियोगे तो क्या होगा? मीठा ही लगेगा, क्योंकि खारे का प्रभाव बहुत कम है। समझ रहे? पूरा दिन भर में कुछ नहीं, न्यूज़पेपर पढ़ना है, शाम को पढ़ लो भले, हर वो न्यूज, डकैती, चोरी, मारपीट, दंगा, गुंडागर्दी, ये वो कुछ भी मत देखिए। जो देखोगे वही हार्मोन रिलीज होगा, वो हार्मोन रिलीज होगा। और इवन जब भी निगेटिव हार्मोन आएगा तो आपके अंदर लाइफ में निगेटिविटी, क्योंकि बार बार आप निगेटिव में जा रहे, तो यहां से निकलोगे तब आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। सबसे पहले सुबह उठ करके वाव फीलिंग के साथ उठना, वाह आज का दिन तो बहुत बढ़िया है, अंदर वो हार्मोन रिलीज हुआ, आप फुर्ती के साथ सब करने लग जाओगे। तो पहले क्या है, आपके और हमारे दिमाग में एक दिन में थॉट्स आते कितने? 40 से 70 हजार थॉट्स। 80% थॉट्स बेकार होते हैं, रिपीटेड होते हैं, ठीक है। थॉट के बाद जैसा थॉट वैसी फीलिंग बनेगी। पॉजिटिव थॉट पॉजिटिव फीलिंग आएगी, नेगेटिव थॉट नेगेटिव फीलिंग आएगी। पॉजिटिव थॉट पॉजिटिव फीलिंग आएगी तो पॉजिटिव फीलिंग के साथ आपका एटीट्यूड क्या होगा? पॉजिटिव। नेगेटिव फीलिंग के साथ एटीट्यूड क्या होगा? नेगेटिव। जैसा एटीट्यूड होगा वैसे ही आप एक्शन करेंगे। नेगेटिव एटीट्यूड नेगेटिव एक्शन, पॉजिटिव एटीट्यूड पॉजिटिव एक्शन, ठीक है। जैसा एक्शन करेंगे वैसी हैबिट बनती है। हैबिट जो है ये पूरा का पूरा पैकेज आपके पर्सनैलिटी को डिटरमाइन करता है। थॉट
फीलिंग, एटीट्यूड, एक्शन, हैबिट एंड देन पर्सनैलिटी। तो ईश्वर हमारे भाग्य का विधाता नहीं है, हम स्वयं अपने भाग्य के विधाता हैं, क्योंकि ईश्वर ने दुनिया में हमें भेजा, भेजे के साथ में भेजा, बिना भेजे के नहीं भेजा। अगर उसके भेजे हुए भेजे का इस्तेमाल हम ना करें तो भेजा भेजने वाला क्या करे। तो याद रखें, आपके सुबह उठ के क्या करना है आज से कीजिए। अगर आपके व्यक्तित्व में आप चाहते, आप एक कंप्रीहेंसिव पर्सनालिटी बनना चाहते हैं तो। और दूसरी चीज, ये सोच कभी मत रखिए जो जनरली होता है, क्या हुआ हमने बीएड कर लिया, अब क्या उस स्कूल में पढ़ा रहे, उस कॉलेज में पढ़ा रहे। नो, सोच में वहां पर स्थिरता मत लाइए, और बेहतर, और रिफाइन करना, और रिफाइन करना, और बेहतर करना। तो जो एक आईआईटी करके 60 लाख का पैकेज में जिंदगी गुजारता है, एक आईआईटी करके, अरे सुंदर पिचाई को कौन जानता है, कलेक्टर होता अगर दिला देता यूपीएससी तो कलेक्टर किसी कोने में पड़ा होता। हमको रायपुर के कलेक्टर का आज नाम नहीं मालूम, आज पूरी दुनिया सुंदर पिचाई को जानती है। वो आप भी कर सकते हैं, वो आपका पास कोई मायने नहीं रखता। आपके अंदर जलती हुई जो ज्वाला है ना, वो जलती रहनी चाहिए, वो परमानेंट होना चाहिए। आई मस्ट बी द बेस्ट। और एक चीज ध्यान रखें, बदला लेने की प्रवृत्ति बनाइए। बुरी बात है ना बदला लेना, बदला लेने की प्रवृत्ति बनाइए। कोई आपको अगर इंसल्ट कर देता है, मारिए उसको, मारिए उसको, बदला लीजिए उससे, लेकिन वैसा बदला जैसे मैंने लिया। मेरा भांजा जो बैंक में मैनेजर है, उसका एक बार 8th क्लास में था, मैंने भेजा जाके वो मेडिकल स्टोर से दवाई लिया। ऑफिस से मेरी बैद्यनाथ पारा में दवाई लेके आया, आने के बाद मेरे को दवाई देता है और मुंह ऐसा, मतलब क्यों, क्या बात है, कैसे मुंह फुला। नहीं मामा कुछ नहीं। मतलब कुछ था है, बोल। बोले मामा वो मेडिकल स्टोर वाला बोल रहा था कौन लेते हैं स्पोकन इंग्लिश क्लास में। बोले मेरे मामा लेते हैं। तो बोले आती है तेरे मामा को इंग्लिश। बोले मेरे को इतना गुस्सा लगा मैं उसको मारूं। मैंने कहा तू मत मार, मैं मारूंगा। और मैंने उसको मारा, और मैंने उसको मारा, 1 नहीं 2 नहीं 3 4 5 6 7 बार मारा, 7 किताबें लिख लिख के मारा। जिंदगी भर नहीं कह सकता आती तुम्हारे मामा को इंग्लिश। आज वो मुझसे बात करता, बड़ी इज्जत से बात करता, मैं भी उससे इज्जत से बात करता हूं। तो बदला वो जिसमें आपका फायदा हो लेकिन किसी दूसरे का नुकसान ना हो, वो बदला लीजिए। वो बदला पंडित जसराज ने भी लिया था। पंडित जसराज कौन है जानते हैं आप? क्लासिकल सिंगर, रिसेंटली उनकी डेथ हुई है। ही वॉज नॉट ए क्लासिकल सिंगर, वो तबला वादक थे। और उसकी भी अब उतना लंबा नहीं लेता, उनकी भी जब इंसल्ट हुई उन्होंने भी सोचा कि नहीं उसको मैं मारूं वर्बली नहीं सोचा। उसके बाद बोली मेरी इंसल्ट किया, मैं तबला बजाता था। अच्छे क्लासिकल सिंगर के साथ तबला बजाने वाला कोई सड़क छाप नहीं होता। और उसके बाद वो 14 साल का लड़का 14 घंटे का रियाज करने लगा और उस आदमी से ऊंचाई पर पहुंच गया। जब ये सोच होगी तब पहचान होगी, तब नाम होगा। ऐश्वर्या राय की माँ का नाम नहीं मालूम, बाप का नाम नहीं मालूम, कोहली के माँ बाप का नाम नहीं मालूम। हाँ, क्यों नहीं मालूम? क्योंकि उनके माँ बाप की बजाय कोहली ज्यादा फेमस है, ऐश्वर्या राय ज्यादा फेमस है ना। अच्छा बुरा नहीं कह रहे हम बेटा, उस तरह से नहीं, लेकिन ये जो है उनका व्यक्तित्व उनके पेरेंट्स के व्यक्तित्व को ढाक लिया। ठीक है, तो अपने अंदर उस व्यक्तित्व को विकास करना है, रेगुलरली आपको उस चीज को करना होगा, तब कुछ संभव हो पाएगा। सर कहाँ जा रहे हैं आप? हाँ आइए ना 1 मिनट। हाँ आइए, पानी पीने जा रहे हैं। बेटा मुझे बोलते हुए इतनी देर हो गई, एक घुट भी नहीं पिया हूं मैं। हाँ, इससे डेथ नहीं हो जाएगी, बैठो ना अभी। ये चीजें नहीं होनी चाहिए, है ना। प्यास लगी है, पानी पिए बिना चल जाता, थोड़ी देर बाद पी लोगे तो चल जाएगा। चलिए, तो ये वीडियो चालू कीजिए, डिस्टिंक्ट फोटो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, उसके बाद फिनिश करूंगा उसको। हाँ चलाइए। रहने दीजिए, वॉल्यूम बढ़ाइए। ये लास्ट है, इसके बाद फिनिश करेंगे।
ये एक स्पेशल टेस्ट द्वारा ज्ञात की जाती है और हर व्यक्ति के लिए अलग अलग है। वॉट गार्डनर ने अपनी खोज के दौरान देखा कि जिनकी IQ बहुत अच्छी थी और जिन्होंने टेक्निकली बहुत अच्छा परफॉर्म किया था वो आगे चल करके एवरेज और बिलो एवरेज के अंदर में नौकरी करते हैं। तब उन्होंने एक नए इंटेलिजेंस EQ अर्थात इमोशनल क्वेश्चन को इंट्रोड्यूस किया। 1983 में उन्होंने अपनी पुस्तक फ्रेम ऑफ माइंड में इन 7 तरह की इंटेलिजेंस और 3 तरह की लर्निंग स्टाइल्स का वर्णन किया। ये तीनों तरह की ये 7 तरह की इंटेलिजेंस हर व्यक्ति में होती है, लेकिन उनमें से कोई एक या 2 तरह की इंटेलिजेंस फील्ड डोमिनेंट होती है, हावी होती है, प्रबल होती है या प्रधान होती है। ये मैं बताऊं ये इंटेलिजेंस क्या क्या है इसको देखिएगा। पहला लॉजिकल एंड क्रिटिकल, लॉजिक एंड नंबर से संबंधित होती है इंटेलिजेंस। दूसरा होता है लिंग्विस्टिक, ये वर्ड एंड लैंग्वेज से संबंधित होती है। तीसरा इंटेलिजेंस होता है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, मींस अदर पीपल्स फीलिंग से संबंधित होती है। चौथा होता है इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, सेल्फ अवेयरनेस से संबंधित होता है। पांचवा जो होता है म्यूजिकल इंटेलिजेंस, ये म्यूजिक साउंड रिदम से संबंधित होती है। छठवा स्पेशल SPACIAL या विजुअल इंटेलिजेंस, ये इमेजेस एंड स्पेस से संबंधित होती है। सातवां बॉडी काइनेस्थेटिक, ये इंटेलिजेंस बॉडी मूवमेंट एंड कंट्रोल से संबंधित होती है। 1999 में वर्ड बार्टर ने अपनी अगली किताब अपनी अगली बुक में इंटेलिजेंस रिफ्रेम जिसका नाम है उसमें अलग इंटेलिजेंस के बारे में और जो वर्णन किया है। या 8वां है नेचुरलिस्टिक, जो नेचुरल एनवायरनमेंट से संबंधित होती है। 9th जो है स्पिरिचुअल। इसको पॉज करेंगे, पॉज। ये जो अभी मैं बता रहा हूँ आई एम इंटेलिजेंट पार्ट 1, 2, 3 जो दिया है उसको देखिएगा। ये 9 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस सब में होती है, लेकिन कोई एक प्रीडोमिनेंट आप में होगी, वो आप पहचान सकते हो। मुझ में क्या है, मैं उसी हिसाब से तीनों का थोड़े थोड़े से वीडियोस को मर्ज करके निकाला हूँ, आप देखिएगा। तो जो चीज़ आज मुझे पता चली वो मुझे उस समय पता चलती तो मैं पीक पर होता, बुलंदी पर होता। वो चीज़ मुझे आज पता चली। आज आपके सामने अपॉर्चुनिटी है, आप बहुत ऊंचाई तक जा सकते हैं अगर आप पहचान ले कि आपका कौन सा जो डिस्टिंक्ट फोर्टे क्या है, आपका जिस चीज़ में आप प्रधान है। ठीक है, तो ये आप वीडियो देख लीजिएगा 1 by 1, आई एम इंटेलिजेंट पार्ट 1, 2, 3, ये तीनों का मर्ज किया हुआ है, देखिए। और मोरल, एथिकल, ह्यूमैनिटी, विल ऑफ लाइफ से संबंधित। आज उन्होंने और भी ये कहा कि इसी तरह के और भी इंटेलिजेंस हो सकती है, ये खोजा जाना है। बच्चा जब छोटा होता है तब से उनकी हरकतों पर गौर कीजिएगा, उनके बोलने, चलने, खेलने, व्यवहार करने, उनके इंटरेस्ट और उनका इंक्लाइनेशन, ये झुकाव, इन सब पर ध्यान दें। बहुत से लोगों को तो जिंदगी भर ये पता नहीं चल पाता कि उनका उद्देश्य अर्थात काम पॉइंट क्या है और वे किसी अन्य क्षेत्र में काम करते हुए जिंदगी गुजार देते हैं। और कुछ लोगों को का जो फोर्टे होता है इत्तेफाक से उन्हें उस क्षेत्र में अपॉर्चुनिटी मिल जाती है और वे कामयाबी की बुलंदी तक पहुंच जाते हैं, जैसे लता मंगेशकर है, सचिन तेंदुलकर है, etc। इसलिए आपको ये जानना और पहचानना होगा कि आपका फोर्टे क्या है जिसमें आप द बेस्ट कर सकते हैं। आज का हमने 7 तरह की इंटेलिजेंस और 3 तरह के लर्निंग स्टाइल्स के बारे में जानकारी है, लेकिन मैं जब बचपन की बात नहीं बता रहा हूँ, जब मैं छोटा था तब मुझे पढ़ने का बहुत शौक था। मुझे लाइब्रेरी जाना, किताबें पढ़ना अच्छा लगता था। मैं क्लास 6 से लेकर ग्रेजुएशन करते तक रेगुलरली लाइब्रेरी जाया करता था। उसी तरह जब मैं स्कूल जाता था तब समय कम मिलता था, लेकिन जब स्कूल से घर लौटता था तब मैं 1 से 1.5 घंटा देर से घर पहुंचता था, क्योंकि रास्ते में एक पेंटर का घर था, वह पेंटिंग किया करता था और मैं उसे गौर से देखता रहता था। इसलिए 1 से 1.5 घंटा का मैं देर से पहुंचता था। उसी तरह मेरा झुकाव संगीत की तरफ भी बहुत था। अब आप इन तस्वीरों को देखिए, हमारे हाथों की जो उंगलियां, 1 मिनट पॉज देंगे। हाँ, ये हमारी 3 उंगली होती है, देखिए ये 4 उंगलियां हैं, ये बहुत नीचे है, जो कुछ है ये है, तो आप द बेस्ट इसमें है, ये आपका डिस्टिंक्ट फोर्टे हो गया। उसके बाद आप क्या कर सकते और अच्छा, अगर मान लीजिए इसके कंपेयर में थोड़ा कम, तो ये उंगली आपकी दिस वन इंडेक्स फिंगर जिसको बोलते हैं, 3rd वन ये है। इन तीनों में ही जो आपको पूरा दारोमदार लाइफ में किस ऊंचाई तक पहुंचने का, नहीं तो फिर जिंदगी ऐसी गुजार लेते लोग, बहुत से लोग जानते भी नहीं। ठीक है, तो ये समझ लें इसको। चलिए, जो बड़ी सबसे पहले बीच उंगली सबसे बड़ी होती है, उसके बाद ये इंडेक्स फिंगर होती है और उसके बाद ये रिंग फिंगर होती है, वो थोड़ी बहुत छोटी बड़ी होती है। ये जो बड़ी उंगली है ये मेरा फोर्टे था, अर्थात जिस क्षेत्र में मैं द बेस्ट कर सकता था, और वो बहुत मेरी लिंग्विस्टिक वर्बल इंटेलिजेंस। दूसरी इंटेलिजेंस जिसमें मैं बेहतर कर सकता था वो जिस वक्त मुझे इंडेक्स फिंगर बता रहे हैं, और वो था मेरा विजुअल या स्पेशल, जैसे कि आई है।
और तीसरी जो इंटेलिजेंस जो मेरी रिंग फिंगर शो कर रही है वो था मेरा म्यूजिकल इंटेलिजेंस। 1980 में जब मैंने ग्रेजुएशन किया तब ये सारी जानकारियां थी नहीं। वर्षों के बाद मुझे पता चला कि लिंग्विस्टिक्स के क्षेत्र में मैं प्रदर्शन कर सकता हूँ और ईश्वर की कृपा से आज इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी पर 7 किताबें लिखने वाला छत्तीसगढ़ का मैं एकमात्र लेखक हूँ। मुझे में किस तरह के इंटेलिजेंस है जो मुझे अब पता चला, अगर मुझे ये सब पहले पता होता तो शायद उस क्षेत्र में मैं शिखर पर होता। अब देखिए कि लिंग्विस्टिक्स या वर्बल इंटेलिजेंस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती है। एबिलिटी टू अंडरस्टैंड डिफरेंट लैंग्वेजेस, स्किल ऑफ रीडिंग, राइटिंग, वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इनके बेस्ट एरिया क्या हो सकते हैं? राइटर, स्पीकर, ट्रेनर, पोएट, एडिटर, जर्नलिस्ट, कमेंटेटर, कॉपीराइटर एंड लिंग्विस्ट, टीवी और रेडियो प्रेजेंटर, ये आगे एक्सेट्रा, ये इनकी जो क्या कहते हैं कि जिस क्षेत्र में बेहतर कर सकते हैं इनके लिए के सबसे बेस्ट साबित हो सकता है। जो अभी मैंने बताया इनमें से राइटर मैं हूँ, मैं 7 किताबें लिखता हूँ जैसे मैंने आपको बताया, एंड स्पीकर मैं हूँ, ट्रेनर भी मैं हूँ, मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर हूँ, सॉफ्ट स्किल ट्रेनर हूँ, डाइट बिजनेस और फैंसी कोच भी हूँ, मैं पोएट भी हूँ, मैं 8th क्लास में था तब से शायरी लिखा करता था। इसके अलावा हिंदी और इंग्लिश न्यूज़पेपर में मैं आर्टिकल और कॉलम लिखा करता था। एक संडे को इंग्लिश पर और एक संडे को सॉफ्ट स्किल और पर्सनैलिटी और पर्सनल प्रॉब्लम जो भी होते हैं उनसे रिलेटेड लोगों के प्रॉब्लम के होते हैं उनके मैं सॉल्यूशन भी किया करता था। वर्षों पहले जब मैं इलेक्ट्रॉनिक की फील्ड में काम करता था, VCR, वीडियो कैमरा, टीवी वगैरह किया करता था। एक बार क्या हुआ कि एक SDO के घर जब मैं टीवी बनाने के लिए टीवी रिपेयर करने के लिए गया, तो उस वक्त मैंने देखा कि जहाँ मैं टीवी रिपेयर कर रहा था सामने की तरफ एक तस्वीर लगी हुई थी, कैलेंडर था एक्चुअली, उसमें 2 गुलाब के फूल थे। रिपेयरिंग के दौरान मेरी नजर बार-बार वो फूलों की तरफ जाती थी, तो SDO के वाइफ ने कहा आप बार-बार फूलों की तरफ क्या देख रहे हैं? तब मैंने SDO के वाइफ से कहा कि क्या आप एक दिन के लिए मुझे ये कैलेंडर दे सकते हैं, मैं फूलों की तस्वीर बनाना चाहता हूँ। फिर मैं कैलेंडर पर लेकर के आया, रात को 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लगातार मेरे पास जो भी कलर्स वगैरह मौजूद थे उनका यूज करके मैंने फूलों की तस्वीर बनाई। ये देखिए इस तस्वीर को, शायद पहली बार बनाई हुई ये तस्वीर बहुत अच्छी तो नहीं लेकिन बहुत बुरी भी नहीं लगी। उसके बाद बिना देखे मैंने ये दूसरी तस्वीर बनाई, उसके बाद ये तीसरी तस्वीर जिनमें मेरी अपनी लिखी हुई शायरी है। ये तस्वीर मैंने आज से 42 साल पहले बनाया था। तो ये थी मेरी दूसरी जो इंटेलिजेंस जैसे विजुअल इंटेलिजेंस है। तीसरा जिस क्षेत्र में मैं देखकर कर सकता था वो तस्वीर जो रिंग फिंगर ये शो कर रही है वो था मेरा म्यूजिकल या रिदमिक इंटेलिजेंस। अब देखिए कि इंटेलिजेंस की इस इंटेलिजेंस की कैरेक्टरिस्टिक्स कौन-कौन सी होती हैं? एबिलिटी टू सिंग एंड प्ले म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, understand voice, pitch, tone and rhythm, sensitive to sound, well-developed auditory sense and discrimination. इनके जो बेस्ट पॉसिबल पेजेस होते हैं सिंगर, म्यूजिशियन, कंपोजर, अकॉस्टिक इंजीनियर, डीजे, एक्सेट्रा। अब ये वीडियो देखिए, पॉज कीजिए। ये वीडियो में देखना आप खुद ही पहचान लोगे कि इस बच्ची का इंटेलिजेंस क्या है। पूरे वायलिन बजाने के दौरान बिल्कुल ऐसी है तो ऐसी है, स्टैचू है, बिल्कुल हल्का सा भी नहीं है। लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, वो बिल्कुल कान लगा के, जिसको बोलते हैं विथ ऑल ईयर्स, है ना, कान लगा के पूरा सुन रही है। आप देखेंगे गौर से, अगर इसकी माँ इसको पहचान ले या देख ले या ये वीडियो अगर देखे वो, तो उसका समझ में आएगा ये म्यूज़िक के क्षेत्र में बुलंदी तक जाएगी, जैसे हमारे यहाँ के लता मंगेशकर। तो ये आप लोग भी खुद में पहचान सकते हैं। ये तीनों वीडियो ज़रूर देखना, आई एम इंटेलिजेंट पार्ट 1, 2, 3। जो आपका प्रीडोमिनेंट है, वो सबसे ज़्यादा प्रभावी है, उसमें आप द बेस्ट कर पाएंगे। अब देखिए वीडियो, बिल्कुल स्टैचू है, आ रहे जा रहे लोग। कपड़ा हवा में उड़ रहा है मगर वो बिल्कुल वैसी है। इतनी तल्लीन या एंड्रॉस होकर ये बच्ची पूरी स्टेचू बनकर के वायलिन बजाएगी, जरूर इसके म्यूजिकल इंटेलिजेंस। पॉज करेंगे।
आपने ये गौर किया, इससे अंदाज लग गया आपको कि आप खुद में पहचान सकते हैं, जैसे इसमें आपने देखा। और वो ऐसी है तो ऐसी है ना, थोड़ा सीधी भी नहीं हुई, कुछ नहीं हुई। ये इंटेलिजेंस पर्टिकुलरली होता है। और एक चीज़ और बताएं, संगीत आप लोग सीखे हो कि ना सीखे हो, बट ईश्वर ने हमको गिफ्टेड है, दिया हुआ है। क्या? सुर को हम सब पहचानते। गली में मोहल्ले में कोई गाता हुआ निकलेगा ना, देख तो कितना सुरीला गा रहा है, हमारा कान बोलता है, ठीक है। और ये जो है ना चीज़ ऐसी है कि जिसकी तरफ हमारी इच्छा होती है सुनने की। अगर कोई चीज़ मेलोडियस है, मधुर है, तो उसके सुनने की इच्छा होती है। तो ये तीनों वीडियोस आप देखेंगे, आप अपने हिसाब से देखिए, उस चीज़ में फोकस कीजिए, उस चीज़ में फोकस कीजिए। क्योंकि जो बोलता है ना, जैक ऑफ ऑल ट्रेड मास्टर ऑफ नन, तो आप कुछ नहीं कर सकते। हाँ, सब चीज़ में ये भी खेलता हूँ, ये भी खेलता हूँ, ये भी खेलता हूँ, ये भी खेलता हूँ, आप कुछ नहीं कर सकते। आप एक चीज़ पर फोकस करें, जहाँ पर आपका झुकाव है आप उसी को कीजिए। अभी क्या होता है, हमको 2 वक्त की रोटी चाहिए, हम बीएड करते क्यों, कहीं टीचरशिप मिल जाए, लेकिन हमारी सोच आगे होगी और क्या करें बेहतर, मेरे अंदर और कौन सी खूबियाँ हैं, तो आप उसको कर सकते हैं। किरियन, हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा है जिसमें बच्चा एकेडमिकली अगर अच्छा परफॉर्म करता है तो उसे इंटेलिजेंस माना जाता है, और अगर मान लीजिए अच्छा परफॉर्म नहीं करता तो उसको अनइंटेलिजेंट माना जाता है। इवन टीचर एंड पेरेंट्स भी बच्चों के एकेडमिक रिजल्ट के मुताबिक उन्हें अच्छा या बुरा, होशियार या कमजोर माने जाते हैं। और ये भी कि चूंकि वो होशियार नहीं है, इसलिए वो जिंदगी में कोई बड़ी अचीवमेंट हासिल नहीं कर सकते। अगर आप स्टूडेंट्स की सक्सेस को उनके एकेडमिकल परफॉर्मेंस के हिसाब से या उसके पैमाने पर देखें, तो मार्क जुकरबर्ग और बिल गेट्स तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ड्रॉपर और स्टीव जॉब्स, उनकी तो सारी जिंदगी संघर्ष में है। उनका पूरा नाम स्टीवन पॉल जॉब्स था। उनके पिता सीरियन बॉर्न मुस्लिम थे जिनका नाम अब्दुल फतेह था। उनकी मदर का नाम जॉन शिबल्स था जो अमेरिकन कैथोलिक थे। स्टीव जॉब्स को पॉल रेनहोल्ड ने गोद लिया था। स्टीव जॉब्स भी 1972 में रीड कॉलेज का सेमेस्टर के बाद उन्होंने पढ़ाई छोड़ दिया। इंडस्ट्री में दिया करते थे तो डॉक्टर्स भी हैं, उनमें होते लोग जैसे डॉक्टर श्रीराम लागू, वो ईएनटी थे, डॉक्टर जब्बार पटेल, वो मेडिटेशन थे, और मोहन अगाशे साइकिट्रिस्ट थे। उसी तरह क्रिकेट में अनिल कुंबले, श्रीनाथ, प्रसन्ना, अश्विन वगैरह ये सब इंजीनियर्स थे। एडिसन की तो कुल 3 महीना फॉर्मल स्कूलिंग हुई। आइंस्टाइन को उसकी टीचर ने कहा था द मोस्ट स्टूपिडेस्ट स्टूडेंट ऑफ माय क्लास। अब वो क्या बना, ये तो जगता है। एंड उसी तरह स्कूल में अच्छा परफॉर्म न करने वाले कितने ही ऐसे लोग हैं जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, बिजनेस टाइकून्स हैं, जिनके अंडर में हाईली क्वालिफाइड लोग काम कर रहे हैं। इसलिए स्किल डेवलप कीजिए, कामयाब खोज छाप मारकर आपके कदम चुनने आए। अक्सर बच्चों से पूछा जाता है कि तुमने मैथ्स, बायोलॉजी या कॉमर्स क्यों लिया, तुम डॉक्टर, इंजीनियर या सीए क्यों करना चाहते हो? तो बच्चों का जवाब है कि ये सब्जेक्ट लेने से पापा ने कहा। कभी कभी पेरेंट्स बच्चों पर अपनी इच्छाएं थोपते हैं और कहते हैं कि बेटा मैं तो डॉक्टर नहीं बन सका। 4 तरह की पर्सनालिटी सभी में होती है, लेकिन एक उसकी प्रीडोमिनेंट होती है। ए बी सी डी में मैं सी हूँ। ए जो होता है वह एक्टिव होता है, सी प्रीडोमिनेंट है ना, ए एक्टिव, बी बिहेवियरल, सी क्रिएटिव, और डी जो होता है वो डिस्ट्रेस्ड होता है। तो सी मतलब क्रिएटिव होता है। सी में क्या क्या होती है, अब सी देखोगे तो आपको समझ में आएगा। सिमिलरली मतलब चारों में से एक प्रीडोमिनेंट बताया मैंने, वो ज़्यादा हावी होगी, बाकी चीज़ें भी होंगी। सिमिलरली ये 9 इंटेलिजेंस सब में होती है, लेकिन एक प्रीडोमिनेंट है आपकी जिसमें आप सबसे अच्छा कर सकते हैं, यानी आपको करने की अपने आप इच्छा होगी। जैसे आप थक भी जाते हैं ना, अब जैसे रात को मैंने पेंटिंग करना शुरू किया, 10 बजे शुरू किया, सुबह 6 बजे तक कर रहा था। क्यों कर रहा था? वो इसलिए कर रहा था कि थकान भी लगी, सब हुआ, लेकिन नहीं, कर ले, और कर और कर और कर, ये मन अंदर से बोलता है। तो जिस चीज़ में आपकी इच्छा अंदर से बोलती है उसके लिए आदमी थक के भी नहीं थकता। तो ये 3 जो होती है ये मेन होती है जिसमें आप द बेस्ट करोगे, अदरवाइज तो सब कुछ कर सकते हो और अंजाम क्या कोई पहचान नहीं बनती। तो ये सबसे जो 4 उंगलियों में ये 3 ही सबसे बड़ी होती। और कोई क्वेश्चन नहीं है? वंडरफुल। हाँ, यस प्लीज बैठिए। इनका सवाल था कि एक अच्छा स्पीकर कैसे बने। एक तो ये कि बेटा स्कूलों में थोड़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, 26 जनवरी 15 अगस्त ये वो, उसके अलावा जनरली अपॉर्चुनिटीज़ उतनी मिलती नहीं। तो आपको करना ये होगा कि चाहे मोहल्ले में हो, चाहे कहीं भी हो, छोटा मोटा कोई भी स्थिति हो जहाँ पर आपको बोलने का चांस मिले वो बोलिए। दूसरा, स्टेज में आना। इसके लिए मैं आपको एक बताता हूँ कि किसी ने कहा
स्टेज में आकर के ऑडियंस को फेस करने में डर लगता है, वो लोग कौन बोलते हैं? ये लोग 99% लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टेज में ऑडियंस को फेस करने में डर लगता है, इसको बोलते हैं ग्लॉसोफोबिया साइकोलॉजी में, स्टेज का डर। और 1% जो लोग बोलते हैं उनको डर नहीं लगता, वो लोग झूठ बोलते हैं। इसका मतलब स्टेज में ऑडियंस को फेस करने से डर लगता है। आपका जो इसका सॉल्यूशन क्या है? डायमंड कट्स डायमंड, लोहा लोहे को काटता है। बार बार स्टेज को फेस करेंगे, स्टेज का डर खत्म होगा। एक दूसरा, जब बोलना है, सब में बोलने की कला नहीं होती। बहुत से लोग बोलते हैं, कुछ लोग बहुत अच्छा बोलते हैं। इसमें 3 चीज़ों को ध्यान रखना है। एक, आपकी स्क्रिप्ट या आपका वर्बल मटेरियल, टोटल 7% प्रभाव पड़ेगा। उसके बाद होता है पैरावर्बल। पैरावर्बल में आपका वॉइस का मॉड्यूलेशन, एम्फेसिस। मैंने उसको मारा, अब ये मारा, सब लोग क्या हुआ? अचानक देख के मारा, 7 किताब लिख के मारा, अब ये मारा में लाउड हो गया। क्लासिकल आपने सॉरी गाना सुनते हैं ना, स्थाई और अंतरा होता है ना, तो वहां पर क्या होता है? स्थाई चला, उसके बाद ऊंचा जा रहा है, फिर नीचे जा रहा है, ईसीजी टाइप का। हमारी लाइफ भी वैसी होती है, ईसीजी टाइप ही लाइफ होगी, तभी मजा आएगा। जिंदगी में उतार आएंगे, उसके बाद चढ़ाव में पहुंचोगे तो खुशी का एहसास होगा, और उतार से फिर चढ़ने की ख्वाहिश होगी। और अगर मान लीजिए स्मूथ हो जाए लाइफ, तो क्या होगा? डॉक्टर बोलेगा सॉरी, है ना? ये है। तो स्टेज में आकर के ऑडियंस के बीच अच्छा बोलना, कुछ अच्छे लोगों को, अच्छे वक्ताओं को सुने कैसा बोलते हैं। आप ये वीडियोस भी देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। एक वीडियो जरूर देखना, नाम नोट कर लीजिए। गुड डीड्स, गुड डीड्स। गुड डीड इज कंपेलिंग नीड, ऐसा है गुड डीड, DEED। उसको देखिएगा, तो उसमें जो कुछ वर्बली कहा जाता है वो आपको लगेगा। 1 मिनट, एक वीडियो में दिखा रहा हूं आपको। इसको नीचे कर दीजिए तो। हाँ, इसमें आइए, डॉक्यूमेंट, उसके बाद क्या है? क्लास वीडियो, ये इसको ओपन कीजिए। और वो लड़की का कहाँ है? ये छोटा वाला है, बड़ा वाला इसका होगा ई, लास्ट में, लास्ट। हाँ, चलो कीजिए उसको। ये वीडियो देखिएगा। हाँ, गौर से देखो, फिर बात करूंगा। आवाज बढ़ाइए थोड़ा, अच्छी तरह देखना है, ध्यान से।